स्वागत है दोस्तों फैंटेसी नाइट पर, जहां कल्पना और शौर्य का मिलन होता है। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। साफ देख पा रहा था, तभी दूर से एक चीख की आवाज आई। उस चीख में एक तरह का दर्द और गुस्सा था। एक जानवर जाल में फंस गया था। हाबिल को तुरंत कारण याद आया। इस जंगल में सिर्फ उसका विशाल जाल ही किसी जानवर से ऐसी आवाज निकलवा सकता था। दोनों घोड़ों को पेड़ से बांधने के बाद हाबिल तेजी से आवाज की दिशा में दौड़ा। दौड़ते हुए हाबिल ने आसपास का भी ध्यान रखा, अपने बनाए निशान को ढूंढने के लिए। वह अपने ही जाल में फंसना नहीं चाहता था, वरना यह एक बड़ा मजाक बन जाता। 10 मिनट दौड़ने के बाद एबिल को अपना निशाना सामने मिल गया। उसने अपनी गति धीमी की और चुपचाप जाल की ओर चल पड़ा। हालांकि बड़े जानवर के जाल के 2 दांत बंद थे, फिर भी कोई शिकार नहीं था। हाबिल नीचे बैठा और दांतों को छुआ। वहां खून था। ये निश्चित रूप से कोई जानवर नहीं था। हालांकि हाबिल को नहीं पता था कि जाल किस वजह से फंसा था, लेकिन जानवर की बुद्धि और क्षमता के कारण बिना हाथ की मदद के जाल से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता। अगर यह कोई शक्तिशाली जानवर होता तो इस तरह जबरदस्ती जाल खोलने के बजाय उसे तोड़ देता। जाल से लगभग 1 मीटर दूर एबिल को एक और खून का धब्बा मिला। उसने उसी दिशा में खोज जारी रखी और उसी दिशा में कुछ ही दूरी पर उसे एक और खून का धब्बा मिला। इस तरह हाबिल खून के धब्बे का पीछा करता रहा। वह देख सकता था कि शिकार घायल तो था, लेकिन ज्यादा गंभीर नहीं था। शायद उसके पैर पर बस एक जख्म था। हामिबिल ने पाया कि खून का धब्बा गायब नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि शिकार के पैर का जख्म छोटा नहीं था, इसलिए उससे खून बहता रहा। एबेल को अपने पिछले जीवन के शिकार के अनुभव से पता चला था कि शिकार के घायल होने के बाद वह सहज रूप से ही ठीक होने के लिए सबसे सुरक्षित जगह ढूंढ लेता है। यह अनजान शिकार भी शायद वैसा ही था। 30 मिनट तक पीछा करने के बाद एबेल को अचानक अपने सामने आग दिखाई दी। यहाँ आग है क्या? ये सचमुच कोई इंसान था। एबेल को थोड़ा अजीब लगा। यह ऐसी जगह नहीं थी जहाँ आम लोग रह सके। धीरे धीरे आग के पास पहुँचते हुए एबेल ने एक ऐसा जीव देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह अपने पैर के घाव का इलाज कर रहा था। इस जीव का सिर भेड़िए जैसा था, जिसके 2 नुकीले दांत निकले हुए थे। उसका धड़ कुछ इंसान जैसा था, लेकिन उसकी पीठ इंसान से ज्यादा घुमावदार थी। उसकी ऊंचाई 2 मीटर से भी ज्यादा थी। इस जीव के बगल में जमीन पर एक विशालकाय भेड़िया आराम कर रहा था। उस विशालकाय भेड़िए का पेट बहुत बड़ा था, मानो वह गर्भवती हो। अब एबेल को यकीन हो गया कि उसके सामने खड़ा ये प्राणी एक भेड़िया सवार था। वह विशाल भेड़िया पौराणिक वॉक था। साइमन फिर बदकिस्मत था। वह इंसानों से दूर जंगल में छिप जाता था और हर दिन शिकार करता था ताकि उसे और उसके वॉक को पर्याप्त भोजन मिल सके। इस बार वह हमेशा की तरह शिकार पर निकला। वह यहाँ के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए ज़्यादा सतर्क नहीं था। एक ऐसी सड़क पर जिससे वह बहुत परिचित था, जिस पर वह कई बार गुजर चुका था और सोचता था कि वह बहुत सुरक्षित है। उसने किसी अजीब चीज़ पर पैर रख दिया। भालू के दांतों जैसे 2 विशाल जबड़े उसकी पिंडली पर जकड़े हुए थे। उसे नहीं पता था कि वह क्या है, लेकिन वह जानता था कि यह कोई इंसानी चीज़ है। दर्द और गुस्से से वह चीखने लगा। फिर उसे एहसास हुआ कि हालांकि यह चीज़ डरावनी लग रही थी, लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसने उसके पैरों की हड्डियां नहीं तोड़ी, लेकिन उसके नुकीले दांतों ने उसकी पिंडली की त्वचा और मांसपेशियों को फाड़ दिया। इस क्लैंप को खोलना आसान था, बस उसे अपने हाथ से क्लैंप को खींचकर खोलना था। उसके घायल पैर को उपचार की आवश्यकता थी, लेकिन साइमन ने उन कीमती दवाओं को शिविर में ही रख दिया था, इसलिए वह उपचार के लिए केवल लंगड़ाते हुए ही शिविर में वापस जा सका। साइमन का इलाज करते हुए उसने सोचा कि उसे दूसरी जगह जाना होगा। ये जगह अब इंसानों के रहते सुरक्षित नहीं थी। ऊपर से उसकी सवारी ब्लैकविन कुछ ही दिनों में बच्चे को जन्म देने वाली थी। अगर उसे दूसरी जगह जाना ही था तो कल ही निकल जाना बेहतर होगा। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। अगर ब्लैकविन ने बच्चे को जन्म दिया और उसके पास एक छोटा सा भेड़िया भी था तो उसके लिए इधर उधर जाना असुविधाजनक हो जाएगा। साइमन की नाक ने हवा में एक अलग ही गंध महसूस की। ये किसी इंसान की गंध थी। साइमन उछलकर खड़ा हो गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। एबेल ने गौर से देखा कि वेवऑफ खड़ा होकर इधर उधर कुछ ढूंढ रहा है। उसे खोज लिया गया था। वेवऑफ साइमन की भयानक सूंघने की शक्ति ने एबेल के अस्तित्व का पता लगा लिया था। इस कमजोर इंसान ने उसे बहुत ही घिनौने तरीके से चोट पहुंचाई थी। वह इस इंसान को जाने नहीं दे सकता था। एबेल ने देखा कि साइमन ने उसे खोज लिया है और उसकी ओर दौड़ रहा है। उसकी गति देखकर एबेल को पता चल गया कि आज वह बड़ी मुसीबत में है। ये वेव कम से कम एक नौसिया शूरवीर था, जिसका मतलब था कि यह वेव शूरवीर कम से कम 6ठे स्तर का था। हालांकि हामिबिल 5वीं रैंक का नौसिया शूरवीर था, जो 6ठी रंग के शूरवीर से केवल 1 रन दूर था। फिर भी हर लड़ाकूची पेशेवर लड़ाकूची का केवल एक ही प्रहार कर सकता था।
एक रैंप के एक की लड़ाकूची शक्ति कमजोर थी और एक रैंप 5वीं लड़ाकूची शक्ति ज़्यादा मजबूत थी। हालांकि वे लड़ाकूची का केवल एक ही प्रहार कर सकते थे क्योंकि 5वीं रैंप के नौसिक शूरवीर के शरीर में चिकोर नहीं होता था। चिकोर के बिना वे लगातार लड़ाकूची का प्रहार नहीं कर पाते थे। अपनी नसों में मौजूद चीका एक बार इस्तेमाल करने के बाद उन्हें इसे दोबारा इस्तेमाल करने से पहले ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। कॉम्बैट ऑरा ताकत बढ़ाने वाले एक प्रवर्धक की तरह था। अगर किसी पेशेवर के पास 500 पाउंड की ताकत थी तो कॉम्बैट ऑरा इस्तेमाल करने के बाद वह उसे दोगुना कर सकता था, यानी 1000 पाउंड की ताकत। छठे स्तर का पेशेवर अपनी आक्रमण शक्ति बढ़ाने के लिए कॉम्बैट ऑरा का कई बार इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन 5वें स्तर के प्रशिक्षु के पास केवल एक ही मौका होता था। इस अंतर को उपकरणों से पूरा नहीं किया जा सकता था। अगर हाबिल अपनी बड़ी तलवार से साइमन से लड़ता तो नतीजा बस इतना होता कि हाबिल उड़ जाता। ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ की जादुई तलवार पर जमी बर्फ साइमन की गति धीमी कर देती। तभी एबेल को यह ख्याल आया। उसने विरोध नहीं किया बल्कि मुड़कर भागा। उसने देखा कि वेव का पैर घायल था, इसलिए वह अभी भी बच सकता था। साइमन ने देखा कि यह इंसान उससे लड़ा नहीं बल्कि भाग गया। वह मन ही मन कोसने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपने पैर की चोट की परवाह न करते हुए सीधे हाबिल का पीछा किया। शुरू में एबेल ने सोचा था कि क्योंकि वेवफ का पैर घायल हो गया है, इसलिए वह अपने और वेवफ के बीच की दूरी जरूर बढ़ा देगा। कौन जानता था कि अगर वेव का पैर घायल भी हो तो भी वह महाद्वीप का सबसे तेज पेशा था। जिस क्षण से वेवफ साइमन ने एबेल का पीछा करना शुरू किया, वह एबेल की गति के करीब पहुंच रहा था। एबेल ने अपने और वेवफ के बीच की दूरी का हिसाब लगाया। अगर वह विस्फोटक बड़ी तलवार का इस्तेमाल करता तो 3 सेकंड का इंतजार वेवफ को गंभीर चोट पहुंचा सकता था या उसकी मौत भी हो सकती थी। लेकिन वेव की तेज रफ्तार की वजह से वह ज़्यादातर हमलों से बचने के लिए पेड़ों को आड़ की तरह इस्तेमाल कर सकता था। विस्फोटक ग्रेट स्वॉर्ड केवल एक बार ही हमला कर सकता है और यदि वेवफ को अचानक पकड़ लिया जाता है तो वेवफ के सतर्क हो जाने पर दूसरे हमले का सफल होना और भी अधिक असंभव हो जाएगा। हामिल ने अपनी कमर से एक लोडेड क्रॉसबो निकाला और वेवफ के सिर पर गोली चलाने के लिए घुमा। वेव की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसने तीर से बचने के लिए अपना सिर झुकाया, लेकिन इस बार उनके बीच की ही दूरी फिर से बढ़ गई। क्रॉसबो फायर करने के बाद हामिल के पास इसे फिर से लोड करने का समय नहीं था। ये देखकर कि वेव फिर से उसका पीछा कर रहा है, उसने सीधे अपने हाथ में क्रॉसबो को वेव पर फेंक दिया। वेव के पंजे जल्दी से हवा में कुछ बार खरोच गए। जब क्रॉसबो जमीन पर गिरा तो ये पहले से ही कचरे का ढेर बन गया था। बोनो द्वारा बनाया गया ये क्रॉसबो हाबिल के हाथ में केवल एक शॉट के बाद नष्ट हो गया। अब एबेल अपने और वेव के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए पेड़ों का ही सहारा ले सकता था। लगातार दिशाएं बदलकर वह धीरे धीरे मौजूदा दूरी बनाए रख सकता था। भागते हुए एबेल को अपनी आंखों के कोने में एक जाना पहचाना निशान दिखाई दिया। ये वही जाल था जो उसने बिछाया था। उसने दिशा बदली और जाल की ओर दौड़ा। साइमन और भी ज्यादा उन्मत्त होता जा रहा था। उसके शरीर में ऊब का खून उबल रहा था। वह चिल्लाया और उसके शरीर की मांसपेशियां अचानक फैल गई। उसका शरीर 2 मीटर से 2.5 मीटर के विशालकाय में बदल गया। उसकी गति भी पहले से कहीं ज्यादा तेज लग रही थी। एबेल को अपने पीछे वैभव की सांसें पहले से ही महसूस हो रही थी। निशान को फिर से देखने पर वह पहुंच चुका था। वह आगे कूदा और जमीन पर पड़े 2 जालों के बीच अपने हाथ जमीन पर टिका दिए। आगे की ओर उछलकर वह दूसरे जाल के ऊपर से पलट गया और संयोग से अपने पीछे भेड़िए के पनों के हमले से बच गया। आओ टिल्डर टिलर! एक चीख के साथ साइमन का बछड़ा फिर से जकड़ा गया। क्योंकि वह पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, इसलिए बड़े जानवर के जाल की जंजीर पेड़ के तने से बंधी हुई थी। जोरदार खिंचाव के कारण साइमन जमीन पर गिर पड़ा। एवल ने वेवफ को जमीन पर गिरते देखा। वेवफ का हाथ पट्टी हटाने से पहले ही एबिल ने राधिक के घन से एक विस्फोटक तलवार निकाल ली थी। विस्फोटक तलवार की सफ़ेद रोशनी में एबेल जमीन पर पड़ा था। उसकी कमर पर बंदी प्रकाश ढाल उसके सामने झुकी हुई थी। साइमन ने एक चमकती हुई तलवार को अपनी ओर उड़ते देखा। तलवार की गति तेज नहीं थी जिससे उसे अजीब सा लगा। साथ ही उसके शरीर की गहराइयों से एक सहज भय का भाव उमड़ पड़ा। मनाना टिल्डर टिलर टिल्डर एक तेज आवाज के साथ उसके सामने रखी एल की धड़ टकराई। जब सब कुछ शांत हुआ तो वह खड़ा हो गया। जाल में फंसा वेव पहले से ही खून से लथपथ था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी और उसके सिर के बीचों बीच एक खूनी छेद से खून बह रहा था। छर्रे का एक टुकड़ा वेव के सिर के महत्वपूर्ण बिंदु पर लगा था। एवल वेव के पास पहुंचा। 5 मीटर लंबे वेव का शरीर वापस 2 मीटर का हो गया था। इस परिवर्तन के कारण उसके शरीर के रोए फट गए थे और उसके शरीर के कुछ हिस्से बाहर निकल आए थे। उसने वेव के शरीर से खून से सनी चीजें निकाली। वहां चरमपत्र का एक टुकड़ा था जिस पर कुछ अपशब्द और एक नक्शा लिखा था। एक अजीब सा चिन्ह भी था। उस चिन्ह पर एक घुमावदार सीन, एक शेर का चेहरा, इंसान से ज्यादा मानस शरीफ, नुकीले पंजे और 2 खुरते। ये ऑफ देवता था, ऑफ देवताओं का देवता। चिन्ह के नीचे एक तारा था।
अगर कोई ऑक मौजूद होता तो उसे इस कार्ड की अहमियत का एहसास होता। यह एक ऑफ स्किल कार्ड था। हर कार्ड में एक शक्तिशाली स्किल छिपी होती थी। उनकी ज़्यादातर ऑक के पास शब्द नहीं होते थे, इसलिए ऑक देवता इन स्किल्स को सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करते थे और ऑकन स्किल्स को सीखने के लिए एक खास तरीका अपनाते थे। लाइक और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल नोवल ही। एमिल को पता नहीं था कि यह एक ऑक्सिल कार्ड है, लेकिन इस कार्ड में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने कार्ड को हाथ में लिया और ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई शक्ति समाहित हो। एल को एक विचार आया। उसने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके कार्ड को समझने की कोशिश की। उसने आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही एबेल की इच्छा शक्ति ने कार्ड में प्रवेश किया, उसे एक कठोर ऊर्जा का एहसास हुआ। यह ऊर्जा उसकी इच्छा शक्ति जैसी ही थी, लेकिन बिल्कुल अलग थी। इसी क्षण वह उग्र ऊर्जा अचानक हाबिल की इच्छा शक्ति की ओर दौड़ पड़ी। हाबिल अपनी इच्छा शक्ति वापस लेना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह ऊर्जा उसकी इच्छा शक्ति से जुड़ी हुई थी। एल की दृष्टि बदल गई। वह एक युवा व्याव बन गया, लेकिन एल इस शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका। यह एक फिल्म देखने जैसा था, लेकिन यह अनगिनत गुना ज्यादा वास्तविक था। युवा व्याव एक पहाड़ी भेड़िए के सामने चला गया और उसके सिर पर हाथ रखा। वह एक अजीब सी भाषा बोल रहा था, लेकिन इस पल एबिल सचमुच उस भाषा को समझ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस भाषा में पूरी तरह महारत हासिल कर ली हो। वेफ की भाषा में और देवता की स्तुति के कई शब्द थे। कुछ अजीब और अनजान स्वर भी थे। उनमें से कुछ मंत्रों जैसे थे। ये शब्द और स्वर आपस में जुड़े हुए थे। जैसे ही वेफ मंत्रों उच्चार करता, वेफ का हृदय और वेफ का हृदय एक दूसरे से जुड़ते प्रतीत होते। वेफ पहले से ही पर्वतीय भेड़िए के विचारों को महसूस कर सकता था और वह अपने हृदय में पर्वतीय भेड़िए को आदेश भी दे सकता था। फिर वेफ माउंट वुल्फ पर सवार हुआ और अपने लड़ाकू कई का उपयोग करके माउंट वुल्फ के शरीर की मालिश की। सब कुछ खत्म होने के बाद उसके सामने का खालीपन अचानक टूटने लगा। एमेल को लगा कि वह अपने शरीर में वापस आ गया है और उसकी इच्छा शक्ति भी कार्ड से वापस ले ली गई है। एमेल के हाथ में ताश के पत्ते के नीचे का तारा धीरे धीरे काला पड़ गया और अंततः गायब हो गया। फिर पत्ता टूटने लगा। एमेल को डर था कि पत्ता फट जाएगा। हर बार जब उसकी तलवार फटती तो ऐसा ही होता। उसने पत्ता अपने हाथ से फेंक दिया। हवा में पत्ता पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वह फटा नहीं, लेकिन धीरे धीरे हवा में ऐसे बिखर गया मानो उसका कभी अस्तित्व ही ना हो। हालांकि एल के दिमाग में एक नई याद उभरी। उस याद में दो चीजें थी। एक थी ऑक की भाषा और दूसरी थी माउंट एनहेंसमेंट तकनीक। ऑक की भाषा एक तरह से ऑक आम भाषा थी। ऑक्सिल कार्ड में ये सुविधा नहीं थी, लेकिन एबेल ने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके ऑक्सिल कार्ड से संपर्क किया। ऑक्सिल कार्ड की विषय वस्तु ऑक आम भाषा में लिखी गई थी और इसे ऑक देवता के बलिदान द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित किया गया था। जब एवल ने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके ऑफ स्किल कार्ड से संपर्क किया और उस ऊर्जा को अवशोषित किया, तो यह उसकी आत्मा के ओक की आम भाषा के संपर्क में आने और उसे सीधे अपनी भाषा में अवशोषित करने के बराबर था। माउंट एनहांसमेंट तकनीक ऑफ स्किल कार्ड में दर्ज एक कौशल थी। ओक लोगों में माउंट का अध्ययन करने की अद्वितीय प्रतिभा थी। हालांकि इस तकनीक का नाम साधारण था, लेकिन यह निश्चित रूप से ओक साम्राज्य के सबसे बुनियादी और शक्तिशाली कौशलों में से एक थी। ये कौशल उपयोगकर्ता और माउंट को आध्यात्मिक स्तर पर जोड़ सकता था और ये लड़ाकू की क्यूई के माध्यम से माउंट की क्षमता को भी बढ़ा सकता था। साथ ही हाबिल को यह भी पता था कि वह कार्ड क्या था। यह ओर्क साम्राज्य का और कौशल कार्ड था। ओक्स ने अपने खून से उस कौशल कार्ड को सक्रिय किया और उसके अंदर की सामग्री सीखी। उन्होंने हाबिल की तरह अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। अगर ओर्क देवता के बलिदान का स्तर ऊंचा होता तो हाबिल के कार्यों के भयानक परिणाम होते। एबिल पहले ही और भाषा में पारंगत हो चुका था। जब उसने चरम पत्र उठाया तो उसे एहसास हुआ कि यही वह समय और स्थान है जहां टीम बाकी सभी टीमों से मिलेगी। इस खोज ने एबिल को बहुत उत्साहित कर दिया। अब जब उसे समय और स्थान पता चल गया था तो उसे बस एक सेना संगठित करनी थी और मानव जगत में घुसाए सभी का सफाया करना था। दरअसल इस तरह का चरम पत्र किसी साधारण ओप पर नहीं दिखना चाहिए। बस साइमन को टीम छोड़कर अपने घुड़सवार भेड़िए के जंग का इंतजार करने के लिए छिपना पड़ा था। इसलिए उसने टीम छोड़ने से पहले इस अक्षय की नकल कर ली। तभी एबेल को याद आया कि वेव कैंप में बहुत देर हो चुकी थी। उसका घोड़ा अभी भी वेव कैंप में था और वहां एक घुड़सवार भेड़िया भी था। एबेल उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां से वह आया था और धीरे धीरे उस जगह तक पहुंच गया जहां घोड़े बंधे थे। आसपास के सभी जानवर वेवफो द्वारा शिकार किए जा रहे थे, इसलिए दोनों घोड़ों पर कोई असर नहीं पड़ा। वे आराम से जमीन पर पड़ी जंगली घास खा रहे। एबेल ने पास ही वेयरवुल्फ कैंप की तरफ देखा। पहाड़ी भेड़िए को लग रहा था कि उसका मालिक बहुत देर से चला गया है, इसलिए वह थोड़ा बेचैन था और उठ खड़ा होना चाहता था। शिविर में घुड़सवार भेड़िए को देखकर हाबिल को अफसोस हुआ। एक वयस्क घुड़सवार भेड़िया दूसरे मालिक को पहचान नहीं सकता।
इस घुड़सवार भेड़िए का मालिक पहले ही मर चुका था, इसलिए यह बेकार था। हामिल धीरे धीरे पहाड़ी भेड़िए के पास पहुंचा। उसकी पीठ से बर्फ की जादुई तलवार निकाली और सावधानी से उसके पास पहुंचा। पहाड़ी भेड़िए ने हाबिल को देखा। उसका मालिक तो वापस नहीं आया, लेकिन दुश्मन वापस आ गया। उसकी आंखें उदासी से भरी थी। पहाड़ी भेड़िए ने एक करा भरी। उसकी उदास आंखों में याचना की झलक थी। हामिल को थोड़ा अजीब लगा। इस समय आकाश पहले से ही थोड़ा अंधेरा था, लेकिन डूबते सूरज की आखिरी किरणों में हाबिल ने देखा कि पहाड़ी भेड़िए के शरीर के नीचे एक छोटी सी आकृति थी जो पहाड़ी भेड़िए के शरीर से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी। ये घुड़सवार भेड़िया बच्चे को जन्म दे रहा था। हामिल रुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक घुड़सवार भेड़िया बच्चे को जन्म देगा। हामिल ने इस जीव के बारे में पहले भी सुना था। ये किंडियों में सबसे तेज दौड़ने वाला और सबसे वफादार घोड़ा था। ओर्क साम्राज्य का इस पर बहुत कड़ा नियंत्रण था। हर गर्भवती घुड़सवार भेड़िया युद्ध के मैदान में नहीं दिखाई देती, मानव जगत में तो बिल्कुल नहीं। उसके सामने खड़ी घुड़सवार भेड़िया मानव जगत में बच्चे को जन्म दे रही थी। एवल उस सवारी को बढ़ाने वाले मंत्र के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका जो उसने अभी अभी सीखा था। एक आदर्श सवारी पाना किसी भी शूरवीर का सबसे बड़ा सपना होता है। उसका दिल जोश से जल रहा था। उस सवारी के बच्चे जिस पर वो साम्राज्य का सख्त नियंत्रण था उसके ठीक सामने थे। किंवदंतियों के अनुसार जन्म के बाद भेड़िए द्वारा देखा गया पहला प्राणी ही उसका स्वामी बन सकता था। यही कारण था कि मानव जगत में बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके पास इस प्रकार की सवारी थी। इस दुनिया के लोगों के लिए एक अच्छी सवारी लगभग वैसी ही थी जैसी धरती पर एक सुपर स्पोर्ट्स कार। जरा सोचिए, धरती के लोग सुपर स्पोर्ट्स कारों के दीवाने थे और इस दुनिया के लोग अच्छी सवारियों के दीवाने थे। पहाड़ी भेड़िए ने देखा कि हाबिल उसके पास नहीं आ रहा है और उसका धनुष श्रावकों पर केंद्रित है जो पैदा हो रहे थे। जाहिर था कि उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह चिल्लाया नहीं, मानो उसे डर था कि कहीं इसका असर उन शवकों पर ना पड़ जाए जो जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे। हाबिल की निगाहों के सामने पहाड़ पर भेड़िए पर एक नया जीवन प्रकट हुआ। जन प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा लगी थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली मानो अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर रहा हो। पहाड़ी भेड़िए ने हाबिल की तरफ देखा, फिर पलटा और शावक के सिर और शरीर को अपनी जीभ से चाटा। उसने शावक के बालों को सिर से पांव तक बड़े ध्यान से साफ किया और उसकी आंखें अनिच्छा से भरी थी। अचानक पहाड़ी भेड़िया जमीन से उठा और एक 50 सेंटीमीटर ऊंचे पेड़ की ओर दौड़ा जो कई सालों से उग रहा था। एबेल ने पहाड़ी भेड़िए को खड़ा देखा और सोचा कि वह उस पर हमला करेगा। वह पहले से ही तैयार था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पहाड़ी भेड़िया पेड़ की ओर दौड़ेगा। धमाक, भेड़िए के सिर के पेड़ से टकराने की आवाज़ और फिर उसकी खोपड़ी के फटने की आवाज़। भेड़िए का सिर खून से लथपथ हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। हामिल ने इतना मजबूत और वफादार जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसमें मां से प्यार करने की सहज प्रवृत्ति तो थी ही, साथ ही अपने मालिक के लिए उसकी भावनाएं भी सबसे बढ़कर थी। यही वजह थी कि वह अपने नवजात शिशु को छोड़कर इतनी दुखद जिंदगी जी सका। हामिल ने अपनी बर्फीली जादुई तलवार उठाई और जमीन खोदने लगा। कुछ देर बाद उसने एक बड़ा गड्ढा खोद लिया। उसने पहाड़ी भेड़िए के शरीर को गड्ढे में डाल दिया और उसे मिट्टी से भर दिया। इस तरह का जीवन उसके सम्मान के योग्य था। हामिल नहीं चाहता था कि दूसरे जानवर उसके शरीर को नुकसान पहुंचाएं। इस समय छोटा सा भेड़िया धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसने बच्चों जैसी चीख निकाली मानो अपनी मां को पुकार रहा हो। बंद अध्याय। हाबिल की बाहों में नन्हे भेड़िए को मानो अपनी मां की गोद में होने का एहसास हो गया था। उसने अपना नन्हा सा सिर हाबिल की छाती पर धीरे से रगड़ा, जिससे हाबिल को खुजली होने लगी। वह खुद को रोक नहीं पाया और नन्हे भेड़िए के सिर पर हल्के से हाथ फेरने लगा। छोटा भेड़िया बार बार अपना सिर ऊपर उठा रहा था, मानो वह चाहता हो कि हाबिल उसे सहलाता रहे। हाबिल छोटे भेड़िए को गोद में लेकर उठा और घोड़े की ओर चल पड़ा। अब जब उसके पास ये छोटा भेड़िया था तो हाबिल जंगल में रात नहीं बिताना चाहता था। यहाँ ऐसा कोई खाना नहीं था जिससे छोटे भेड़िए की भूख मिट सके। वह महल लौट कर ही जा सकता था। जब हाबिल घोड़े के पास पहुंचा तो छोटे भेड़िए की गंध से घोड़ा थोड़ा बेचैन हो गया। उसके अगले खुर जमीन पर धक्के मार रहे थे और वह बहुत चिंतित लग रहा था। तभी हाबिल को याद आया कि आम घोड़ों के लिए भेड़िए उनके स्वाभाविक दुश्मन होते हैं। अपनी सहज प्रवृत्ति के कारण वे इन जीवों से डरते थे। सौभाग्य से वह छोटा भेड़िया अभी अभी पैदा हुआ था। हाबिल के दिलासा देने पर दोनों घोड़े धीरे धीरे शांत हो गए। दोनों घोड़ों को आगे बढ़ाते हुए हाबिल ने छोटे भेड़िए को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वह घोड़े पर सवार नहीं था। जंगल में घोड़े पर सवार होना कोई बहुत सुरक्षित काम नहीं था। इसके अलावा आसमान धीरे धीरे काला पड़ रहा था। हालांकि घोड़े थे, वे केवल पैदल ही वापस जा सकते थे। सौभाग्य से छोटा भेड़िया हाबिल के लिए बहुत हल्का था। उसने छोटे भेड़िए को अपनी बाहों में आराम से लेटाने के लिए ज्यादा ताकत नहीं लगाई। चलते हुए एबिल ने छोटे भेड़िए का मुंह अपने चेहरे के पास महसूस किया।
वह अपनी छोटी सी जीभ से उसका चेहरा चाट रहा था। वह खुद को उस छोटे भेड़िए की ओर देखने से रोक नहीं पाया। एक जोड़ी साफ आंखें हाबिल को देख रही थी। पता चला कि छोटे भेड़िए ने अपनी आंखें खोल दी थी। हामिल ने छोटे भेड़िए की आंखों में देखा। इस पल उसे छोटे भेड़िए का लगाव महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वह उसका सब कुछ बन गया हो। इस तरह का वफादार प्राणी जन्म से ही अपने मालिक के प्रति वफादार होना चुनता है। हामिल ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर छोटे भेड़िए के सिर पर रख दिया। उसे सवारी बढ़ाने की तकनीक याद आ गई। हालांकि उसके पास छोटे भेड़िए को बढ़ाने के लिए डूबी हुई नहीं था, फिर भी वह इस तकनीक का इस्तेमाल करके छोटे भेड़िए की आत्मा से जुड़ सकता था। हाबिल के मुंह से अजीबोगरीब और मंत्र निकलने लगे। पशु देवता की स्तुति में ढेर सारे शब्द थे। अगर कोई और होता तो हाबिल को मानव मंदिर में फांसी दे दी जाती। बेशक सबसे पहले लोगों को मंत्र समझने में सक्षम होना जरूरी था, लेकिन अब इस निर्जन जंगल में हाबिल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अधिकांश उसके कौशल पशु देवता के प्रति श्रद्धा और सम्मान से भरे हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ओब्स के कौशल पशु देवता में विश्वास रखने वाले पुजारियों द्वारा सिखाए जाते थे। पुजारियों की मिशनरी भावना इन कौशलों में प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होती थी। हाबिल के जादू के साथ हाबिल को शून्य से गुजरती एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। जादू के साथ हाबिल ने अपना हाथ छोटे भेड़िए के सिर पर रखा, जिससे हरी रोशनी का एक विस्फोट हुआ। धीरे धीरे हरी रोशनी बड़ी होती गई और हाबिल और छोटे भेड़िए को घेरने लगी। हरी रोशनी में हाबिल को एक कमजोर नन्ही आत्मा की पुकार महसूस हुई। धीरे धीरे यह एहसास और भी गहरा होता गया। उस कमजोर नन्ही आत्मा ने खुशी के साधारण एहसासों के जरिए हाबिल तक अपना प्यार पहुंचाया। यह एक ऐसा प्यार था जो बेहद पवित्र था, जिसमें विचलित करने वाले विचारों का कोई निशान नहीं था। इस प्रेम को महसूस करके हाबिल का हृदय अपनी आत्मा की गहराई से द्रवित हो उठा। उसने अपने प्रेम का उपयोग उस कमजोर आत्मा को उत्तर देने के लिए किया। जब कमजोर आत्मा को उसका उत्तर मिला तो आनंद तुरंत हाबिल की आत्मा में भी प्रवाहित हो गया। हरी रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और हवा में गायब हो गई। हालांकि आध्यात्मिक संचार गायब नहीं हुआ। जब भी हाबिल अपने बगल में बैठे छोटे भेड़िए के बारे में सोचता, उसे तुरंत उसके विचार महसूस हो जाते। अपनी गोद में छोटे भेड़िए को देखकर एबेल को अचानक याद आया कि उसने अभी तक उसे कोई नाम नहीं दिया है। उसे क्या नाम दे? नन्हे भेड़िए के काले फर को देखकर मानव संयोग से एबेल के दिमाग में सबसे पहला नाम काली हवा का आया। उसने कल्पना की कि जब वह छोटा भेड़िया बड़ा हो जाएगा तो हवा की तरह दौड़ेगा। अब से तुम्हारा नाम ब्लैक विंड होगा। हामिल ने अपने विचार छोटे भेड़िए तक पहुंचाए। छोटा भेड़िया समझ नहीं पाया। हामिल के विचार एक नवजात भेड़िए के लिए बहुत जटिल थे। क्योंकि तुम मान गए हो, इसलिए अब से मैं तुम्हें ब्लैक विंड कहूंगा। एल को छोटे भेड़िए की अस्वीकृति का एहसास नहीं हुआ, इसलिए उसने सीधे नाम तय कर लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद एबिल युद्ध भूमि में लौट आया। वेफ को जमीन पर पड़ा देखकर एबिल को याद आया कि यही एक युद्ध उपलब्धि है। अगर वह इसे यही छोड़ देता तो उसकी युद्ध उपलब्धि की गणना कैसे होती? अगर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो क्या होगा? एबिल ने वेवफ के शरीर को घोड़े पर डाल दिया। घोड़े को थामे और ब्लैक विंड को गोद में लिए वह धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ा, जो धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद हाबिल को रुककर एक टहनी से मशाल बनानी पड़ी। उसकी किस्मत अच्छी थी। रास्ते में ज्यादा बड़े जानवर नहीं थे, कुछ सांपों के अलावा, जिनसे उसे थोड़ी परेशानी हुई। वह आखिरकार कुछ घंटों बाद जंगल से बाहर निकल गया। जब वह किले के द्वार पर पहुंचा तो महल पहले से बिल्कुल अलग था। किले की दीवारें मशालों से जगमगा रही थी और पहरेदार लगातार गश्त लगा रहे थे। वहां कौन है? दीवार पर खड़े पहरेदारों ने महल के सामने खड़ी आकृति को देखा और ऊंची आवाज में पूछा। गश्त लगा रहे पहरेदारों ने जब शोर सुना तो वे हाबिल की ओर दौड़ पड़े। उनके कुछ धनुष पहले से ही उस पर तान दिए गए थे। मैं हाबिल हूं, गेट खोलो और मुझे अंदर आने दो। हाबिल ने टॉर्च अपने चेहरे के पास रखी ताकि दीवार पर खड़े पहरेदार उसे साफ देख सके। युवा स्वामी वापस आ गया है, मास्टर एबेल। दीवार से एक अलग सी आवाज आई। महल का भारी दरवाजा एक धीमी आवाज के साथ खुल गया। हाबिल दोनों घोड़ों को महल के अंदर ले गया। महल में दाखिल होते ही उसने देखा कि महल के अंदर का खुला स्थान तंबुओं से भरा हुआ था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, तंबुओं में बैठे लोगों ने अपने सिर बाहर निकाले। बाद में उसने अनगिनत लोगों को अभिवादन करते सुना। युवा मास्टर, हाबिल, मास्टर एबेल। हाबिल ने ध्यान से देखा। यह उस इलाके के किसान थे। वे उसे बचने के लिए महल में घुसे थे। जब हाबिल दिन में निकला तो आदेश पहले ही भेजा जा चुका था। मार्शल का शूरवीर अभी भी जाग रहा था। वह बहुत चिंतित था कि एबिल आज रात महल में वापस नहीं आया। कुछ गहन जांच पड़ताल के बाद उसे पता चला कि एबिल अपने नए हथियार का परीक्षण करने के लिए महल से निकला था। हालांकि वह तब तक वापस नहीं लौटा जब तक कि आकाश में अंधेरा नहीं छा गया। शूरवीर ने जांच के लिए कुछ स्काउट्स की टुकड़ियां पहले ही भेज दी थी, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी।
जब उन्होंने पहली बार एबेल को गोद लिया था तो वे चाहते थे कि उनके महल का उत्तराधिकारी कोई हो। दूसरी ओर वे अपने अच्छे भाई मार्शल को उनके दूसरे बेटे की समस्या सुलझाने में मदद करना चाहते थे। लेकिन सच कहूं तो एबेल के आने के कुछ ही महीनों में महल और नाइट मार्शल दोनों को एबेल से बहुत फायदा हुआ। हार्वेस्ट सिटी के बाहर हमले के दौरान नाइट मार्शल को हार्वेस्ट सिटी में एक हथियार की दुकान मिल गई। अब नाइट एबेल के बनाए जादुई हथियारों से लैस था। इसके अलावा जब से एबेल एक लोहार मास्टर बन गया, हार्वेस्ट सिटी में नाइट मार्शल का रुतबा भी बढ़ गया। ये सारे बदलाव एबेल केरी के महल में आने से आए थे। नाइट मार्शल ने एबेल की सारी करतूतों के बारे में सोचा। वह उसके गायब होने से और भी ज्यादा चिंतित था। तभी महल से जोरदार आवाज आई जब वह बाहर जाकर देखने ही वाला था कि स्टीव लिन से पहले ही दौड़कर अंदर आ गया था। मास्टर, युवा मास्टर एबेल वापस आ गए हैं, स्टीवर्ड लिंडसे ने सांस रोककर कहा। ये स्टीवर्ड जो हमेशा विनम्र रहा था, थोड़ा रूखा हो गया था। वह वापस आ गया है। नाइट मार्शल जल्दी से कमरे से बाहर निकला। महल के चौक में उसने देखा कि एबेल घोड़े से एक लाश जमीन पर उतार रहा था। नाइट मार्शल ने करीब से देखा और आश्चर्य से पूछा, वहाँ एक वर्गन का शव कैसे है? जब नाइट मार्शल ने ऊपर देखा तो उसने हाबिल की बाहों में छोटे भेड़िए को देखा। वह और भी हैरान हुआ। उसने छोटे भेड़िए की ओर इशारा करते हुए कांपती आवाज में कहा, क्या ये भेड़िए का बच्चा है? हे भगवान, ये तो सचमुच एक भेड़िए का बच्चा है। क्या इसने अपने मालिक को पहले ही पहचान लिया है? नाइट मार्शल एक ऐसा शूरवीर था जो ओक्यू क्षेत्र से लौटा था। वह जानता था कि पहाड़ी भेड़िए का बच्चा कितना दुर्लभ होता है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि एबेल इतनी देर से एक पहाड़ी भेड़िए के बच्चे और एक वर्गन के शरीर के साथ वापस आया। नाइट मार्शल किसी से भी बेहतर जानता था कि एक घुड़सवार भेड़िए का बच्चा कितना अनमोल होता है। घुड़सवार भेड़िए के बच्चे के साथ दिखाई देने वाले वॉर्गन के शरीर का मतलब था कि वॉर्गन कम से कम छठे दर्जे का भेड़िया सवार था। भेड़िया सवार को मारना कितना मुश्किल था ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। यहाँ तक कि छठे दर्जे के योद्धा को भी एबेल संभाल नहीं सकता था। उसे कैसे मारा जा सकता था? हॉल में वापस आकर एबेल ने नाइट मार्शल को सारी घटना बताई और चंपत नक्शा निकाला। नाइट मार्शल ने नक्शा लिया और कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा। नाइट मार्शल ओगा भाषा का कुछ हिस्सा समझ सकता था, इसलिए वह मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकता था कि नक्शे पर क्या लिखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है एबेल। इस नक्शे के साथ हम ओक्स को मानव दुनिया में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। नाइट मार्शल ने मानचित्र को पकड़ रखा था और कमरे में आगे पीछे घूम रहा था तथा ध्यानपूर्वक सोच रहा था कि इस मानचित्र का मूल्य अधिकतम कैसे किया जाए। इस बार जो ओट्स दिखाई दिए हैं वे शायद कम स्तर के नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि कितने ओट्स है, लेकिन जिस वफाई से मैं मिला था वह छठे स्तर से ऊपर का था। हमारे महल में उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं है। एल ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, जाहिर है हमारा किला उन्हें नहीं रोक पाएगा। मैं नक्शा कैस्टेलिन को दे दूंगा। अगर हम इस बार कामयाब हो गए और काफ़ी ओ मार गिराए तो तुम्हारे लिए कुलीन पदवी पाने के लिए काफ़ी होगा। नाइट मार्शल ने थोड़ा उत्साहित होकर कहा। फिर उसे एबेल का साहसिक कार्य याद आया और उसने कहा, इस दौरान चाहे कुछ भी हो तुम अकेले बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने साथ पहरेदारों की एक टीम ले जानी होगी। उस भेड़िए के बारे में किसी को मत बताना। मैं महल में सभी से इसे गुप्त रखने के लिए कहूँगा। नाइट मार्शल ने आ भरते हुए कहा, यद्यपि इस घोड़े ने अपने स्वामी को पहले ही पहचान लिया है, फिर भी मुझे डर है कि कुछ लोग हार नहीं मानेंगे और इसे वापस लेने का प्रयास करेंगे। मैं आपकी बात सुनूंगा। एल जानता था कि नाइट मार्शल के पास रईसों के चरित्र के बारे में उससे ज़्यादा कहने को है। आखिरकार ब्लैकविन अभी जवान था और उसे वयस्क होने में कुछ साल लगेंगे। कुछ ही सालों में वह काफ़ी मजबूत हो जाएगा और कोई भी उसकी चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं ले पाएगा। दरअसल नाइट मार्शल और एबल को लोहार संघ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अगर मास्टर बेंथम यहाँ होते तो वे उन्हें मानव जगत से महाद्वीप तक एक लोहार संघ चुराने की कीमत बताते। क्या आपके पास अभी भी वह बड़ा जानवर जाल है? नाइट मार्शल उन जालों के बारे में बहुत उत्सुक था जो भेड़िया सवारों को नुकसान पहुंचा सकते थे। वह जानता था कि भेड़िया सवार कितने डरावने होते हैं। नहीं, कुल 10 है। वे सब महल के पीछे जंगल में फेंक दिए गए थे, लेकिन मैंने उन्हें चिन्हित कर लिया है। मैं उन्हें कल वापस ले आऊँगा, एबेल ने जवाब दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नाइट मार्शल को बड़े जालों में दिलचस्पी होगी। क्या अन्य लोहार इसकी नकल कर सकते हैं? नाइट मार्शल ने चिंता से पूछा। इसकी नकल करना बहुत मुश्किल है। इसमें एक हिस्सा है जिसे मैंने एक विशेष विधि का उपयोग करके गढ़ा है। अमेल को इस दुनिया में लोहारों के स्तर का पूरा अंदाजा हो गया था। स्प्रिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला स्टील एक खास किस्म का स्टील होता था। स्टील की मजबूती कम करने और उसकी लोच बनाए रखने के लिए उसे बहुत ज़्यादा कार्बनाइजेशन से गुजरना पड़ता था। बनों के उस्तादों के अलावा इंसानी दुनिया में कोई भी इसे नहीं बना सकता था। क्या इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है?
मुझे लगता है कि अगर महल में इतना बड़ा जाल लगा दिया जाए तो इससे महल की रक्षात्मक क्षमता बढ़ सकती है। हाँ, मुझे बस मुख्य पुर्जे बनाने हैं, बाकी पुर्जे तो लोहारों ने पहले ही बना लिए हैं। एवल ने समझाया, यदि आपके पास समय है तो कुछ महत्वपूर्ण भाग बनाए और महल को जल्द से जल्द बड़े जाल से सुसज्जित कर दीजिए। नाइट मार्शल ने अधीरता से पूछा, फिर उसने कहा, कल तुम स्काउट्स को निशान बता सकते हो। अब तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लोहारों को इन दिनों महल में भेज दिया गया है। कल तुम महल में ही रह सकते हो और बाहर मत जाना। शाम को जब वह अपने कमरे में लौटा तो स्टीवर्ड लिम से उसके लिए गर्म भेड़ का दूध ले आए। एबेल को ब्लैकविंड को दूध पिलाने में आसानी के लिए गरबेल की खाल का एक टुकड़ा मिला। गरबेल धरती पर पाए जाने वाले चूहों जैसे ही थे। गरबेल की त्वचा बहुत पतली और मुलायम होती थी। इससे अक्सर छोटी छोटी चीजें बनाई जाती थी। एवल ने नौकरानी को बुलाया और उसे अपना विचार बताया। जल्द ही नौकरानी तैयार उत्पाद ले आए। यह एक बदसूरत लेकिन निप्पल वाली बहुत ही उपयोगी दूध की बोतल थी। जब निप्पल को काली हवा के मुंह के सामने रखा गया तो काली हवा, जो पहले से ही बहुत भूखी थी, ने निप्पल को अपने छोटे छोटे दांतों से काटा और भेड़ का दूध जोर जोर से चूसा। उसका छोटा सा चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। जब ये बेल धरती पर था तो उसके पास कोई पालतू जानवर नहीं था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि पालतू जानवर पालना कैसा होता है। लेकिन अब उसे आखिरकार उन लोगों के विचार समझ में आ गए जो अपने पालतू जानवरों को अपने बच्चों की तरह मानते हैं। अब एवल को भी ऐसा ही लगता था। उस रात मार्शल के शूरवीर ने विस्काउंट विकेंस के पास एक चंपत नक्शा पहुंचाने के लिए किसी को भेजा। विस्काउंट विकेंस का विश्वास जीतने के लिए मार्शल के शूरवीर को वेव के मृत शरीर के साथ नक्शा भी पहुंचाना था। मूल रूप से मार्शल के शूरवीर को ही यह काम करना था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उसे महल में ही रहना पड़ा। अगले दिन जब हाबिल उठा तो उसने महल के पीछे गोदाम में एक स्थायी लोहार की दुकान देखी। एवल ने मास्टर बेंथम को ढूंढा और उनसे 100 कौशलों वाले कच्चे पुर्जे बनाने में मदद मांगी। उन्होंने सभी लोहारों को भी इकट्ठा किया ताकि वे अनुभवी लोहारों के मार्गदर्शन में बाकी पुर्जे बना सके। पूरी लोहार की दुकान में चलपहल शुरू हो गई। एबेल बड़े जानवरों के जाल बनाने में इस्तेमाल होने वाले मोटे कंप्रेशन स्प्रिंग बनाने में माहिर था। 15 स्प्रिंट प्रतिदिन की दर से उसने लगातार 3 दिन बनाए। दूसरे लोहार भी धीमे नहीं थे। 3 दिन बाद सभी पुर्जे तैयार हो गए। एल के मार्गदर्शन में उन्होंने बड़े जानवरों के जाल लगाने शुरू कर दिए। बड़े जानवरों के जाल का शरीर काले स्टील का बना था और प्लाईवुड पर लगा आरी का दांत ठंडी रोशनी से चमक रहा था। बेहतर परिणाम पाने के लिए मास्टर बेंथम ने खुद ही सारे आरी के दांतों को तेज कर दिया था। एक बार जब आरी का दांत शिकार के शरीर में घुस जाता तो बहुत नुकसान होता। यहाँ तक कि जंगल में हाबिल द्वारा लगाए गए 10 बड़े जानवरों के जाल भी अनुभवी स्काउट्स द्वारा हाबिल के चिन्हों के अनुसार खोजे गए। बड़े जानवरों के जाल बनने के बाद मार्शल नाइट ने नए उन्नत बड़े जानवरों के जालों का परीक्षण किया। उसने पेड़ के तने के एक हिस्से को ट्रिगर पर दबाया। पेड़ का तना आरी के दांत से गहराई तक कट गया। अगर यह किसी वेव वॉफ का पैर होता तो वेल हिलने डुलने की क्षमता खो देता। मार्शल नाइट इस बड़े जानवरों के जाल से बहुत संतुष्ट था। दरअसल अगर कई ऑफ दस्ते एक साथ काम ना करते तो ऑफ दस्ते महल पर हमला ही ना करते। महल की ऊंची दीवारें उनकी घुड़सवार सेना के लिए उपयुक्त नहीं थी। जोरदार हमले से सिर्फ बड़ी संख्या में हताहती होते। यहाँ तक कि छठे या सातवें स्तर का भेड़िया सवार भी ऊंची दीवारों को पार नहीं कर पाता। पग का तकनीकी स्तर इतना नहीं था कि वे अत्याधुनिक घेराबंदी के हथियार बना सके। महल को ही इस तरह की छोटी मोटी लड़ाइयों से बचाव के लिए डिज़ाइन किया गया था। ओबस्ते तौर पर उन गांवों को निशाना बनाते थे जो ऊंची दीवारों से सुरक्षित नहीं होते थे। वहां सफलता पाना आसान होता था और वहां कोई हताहत भी नहीं होता था। बड़े जानवरों के जाल केवल महल की सुरक्षा के कुछ अंक क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए लगाए गए थे। क्षेत्र के सभी निवासी महल में ही केंद्रित थे, इसलिए मार्शल नाइट ने बड़े जानवरों के जाल महल के पीछे जंगल में लगा दिए। महल की दीवारों से 30 मीटर की दूरी पर ऊंचे पेड़ थे जो दृश्य को अवरोध कर रहे थे। अगर ओक्स महल पर हमला करना चाहते थे तो पेड़ घेराबंदी के लिए एक आवश्यक सामग्री थे। वहां बड़े जानवरों के जाल लगाने से ओस के लिए घेराबंदी के हथियार बनाना मुश्किल हो जाता और इससे महल के पहरेदारों को भी दुश्मन के हमले की सूचना मिल जाती। इन सब बातों को समाप्त करने के बाद आखिरकार हाबिल को शांत होने और अंतिम युद्ध के बारे में सोचने का मौका मिला। लंबे समय तक हाबिल को लगा कि उसकी ताकत खुद की रक्षा के लिए काफ़ी है। हालांकि वजन के साथ लड़ाई ने उसे अपने और एक आधिकारिक पेशे के बीच के अंतर का एहसास कराया। एक स्तर 5 के नौसिक शूरवीर और एक आधिकारिक पेशे के बीच केवल एक स्तर का अंतर था। लेकिन लड़ाकू कई के उपयोग के कारण एक आधिकारिक पेशे की लड़ाकू कई एक नौसिक पेशे को लगभग कुचल सकती थी। एवल के पास घायल वॉर्गन का प्रतिरोध करने की लगभग कोई क्षमता नहीं थी। गति के मामले में वॉर्गन घायल होने के बावजूद उससे तेज था। अगर उसकी किस्मत अच्छी ना होती तो ये कहना मुश्किल होता कि लड़ाई कौन जीतता। शुरुआती
आधिकारिक पेशे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लड़ाकू कई का इस्तेमाल कर सकते थे और मध्यवर्ती पेशे अपने हथियारों में लड़ाकू कई जोड़ सकते थे। हास्ट सिटी के बाहर मार्शल नाइट की आखिरी लड़ाई की तरह चमकती तलवार उसमें लड़ाकू क्यूई मिलाने का नतीजा थी। लड़ाकू कई मिलाने के बाद हथियार ज़्यादा तेज हो जाता था और उसकी ताकत भी बढ़ जाती थी। ये बढ़ोतरी शुरुआती दौर से भी ज़्यादा थी जो 100 अंकों तक पहुंच गई। प्रतिशत एवल ने इस समय का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करने की योजना बनाई। सबसे पहले हथियारों के मामले में अगर उसके पास लंबी दूरी का हथियार होता तो वह दूर से ही वेव पर हमला कर पाता। वह दूर से वेव को आने से भी रोक पाता। कम से कम वह वेव की गति तो कम कर ही पाता। एवल ने लंबी दूरी के हथियारों के बारे में बहुत सोचा था। एवल ने इस दुनिया में धनुष बाणों पर भी कुछ शोध किया था, लेकिन वह 70 पाउंड का मिश्रित धनुष बनाना चाहता था जिसका इस्तेमाल वह धरती पर करता था। इस मिश्रित धनुष का लाभ यह था कि 80% श्रम बचत अनुपात के साथ धनुष को पूरी तरह से खींचे रखने के लिए आपको केवल 14 पाउंड तनाव की आवश्यकता होती थी। 71 to 80% इक्वल 14। इस तरह उपयोगकर्ता धनुष खींचने से अपना ध्यान हटाकर निशाना लगाने और अपनी मुद्रा को समायोजित करने पर केंद्रित कर सकता था। 60% श्रम बचत अनुपात के साथ धनुष को पूरी तरह से खींचे रखने के लिए 28 पाउंड तनाव की आवश्यकता थी। इस तरह धनुष में अधिक ऊर्जा संहित होती और तीर तेजी से चलता। इन दो स्थितियों के लिए उपयोगकर्ता समग्र धनुष के श्रम बचत अनुपात का चयन कर सकता है और वास्तविक स्थिति के अनुसार श्रम बचत अनुपात को समायोजित कर सकता है। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण अब एबेल को अतीत की गहरी स्मृति हो गई थी। एल को मिश्रित धनुष के सभी घटक साथ ही प्रत्येक घटक का आकार भी याद था। मिश्रित धनुष में गिरने वाला पहिया, चालक पहिया, ऊपरी और निचली धनुष भुजाएं, धनुष भुजा, आधार धनुष, तार स्लाइड धनुष, तार आघात और शोषिक तीर आराम था। मुख्य डोरी, सहायक डोरी, आघात और शोषिक डोरी, डाक इत्यादि शामिल थे। तीर आराम, दृष्टि, वितक, आघात और शोषिक पीपल और कलाई की रस्सी के साथ मिलकर यही पूर्ण आधुनिक मिश्रित धनुष बना। हालांकि इस दुनिया का स्तर सीमित था, फिर भी इस दुनिया के लोगों की ताकत धरती के लोगों से कहीं ज्यादा थी। कम से कम एबेल ने तो मूल दुनिया में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था जो तलवार से आदमी और घोड़े को आधा आधा काट सके, और ये तब की बात है जब नाइट मार्शल सिर्फ एक मध्यम दर्जे का शूरवीर था। एल सोच भी नहीं सकता था कि एक ज्यादा उन्नत शूरवीर में कितनी ताकत हो सकती है। अब हाबिल की ताकत पृथ्वी पर अधिकांश लोगों से अधिक थी और वह केवल 13 वर्ष का था। एल ने अपनी ताकत का अंदाजा 400 पाउंड से ज्यादा लगाया था। जब वह पृथ्वी पर एक फिटनेस प्रशिक्षक के रूप में थे तो वह केवल 70 पाउंड का मिश्रित धनुष ही खींच सकते थे। वह इससे ज्यादा मजबूत धनुष नहीं खींच सकते थे। इसलिए हालांकि इस दुनिया में मिश्रित धनुष बनाने की सामग्री नहीं मिल सकती थी, फिर भी इस दुनिया के लोगों की ताकत कहीं ज्यादा थी। खासकर हाबिल के लिए मिश्रित धनुष उसके अपने इस्तेमाल के लिए बनाया गया था ताकि वह उसे किसी और मजबूत चीज से बदल सके। वजन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। एबेल ने एक एक करके सभी घटकों के चित्र बनाए, आयामों को चिन्हित किया तथा विचार किया कि कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाए। जहां तक अनुगामी और पावर व्हील्स की बात है, एबेल ने दोनों पहियों के घूर्णन को सहारा देने के लिए बियरिंग्स के इस्तेमाल पर विचार किया। इससे गति के दौरान घर्षण गुणांक कम होगा और दोनों पहियों की घूर्णन सटीकता सुनिश्चित होगी। दोनों पहल रफ ब्लैंक से बने होंगे। हामिल हुपी और निचले धनुष बाण खुद नहीं बनाने वाला था क्योंकि इसमें बहुत समय लगता। उसका विचार बहुत सरल था। वह जाकर 2 भारी धनुषों को खोल देता। भारी धनुष बनाने में लंबा समय लगता है और इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री सबसे अच्छी होती है। हामिल जानता था कि गोदाम में कुछ 200 पाउंड के भारी धनुष थे जो महल के सबसे मजबूत धनुष थे। हालांकि बहुत कम लोग उन धनुष का इस्तेमाल करते थे क्योंकि उन्हें चलाने वाले बहुत कम लोग थे। केवल स्तर 4 और उससे ऊपर के लोग ही उन्हें चला सकते थे। हालांकि धनुष चलाना और निशाना लगाना 2 अलग अलग चीजें थी। धनुष चलाने और निशाना लगाने के लिए समान ताकत बनाए रखने के बाद उपयोगकर्ता की ताकत कम से कम 300 पाउंड या उससे भी अधिक होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारी धनुष का उपयोग करने के लिए पर्याप्त ताकत है। इसलिए भारी धनुषों को गोदाम में रखा जाता था और उनका इस्तेमाल बहुत कम होता था। गोदाम में मौजूद शस्त्रपाल ही रोजमर्रा की देखभाल का काम करता था। हामिल ने सोचा कि अगर वह दोनों भारी धनुषों को तोड़ दे तो उसके पास एक धनुष भुजा और 2 धनुष तारे हो जाएंगी। ऊपरी और निचले दोनों धनुष भुजाओं में एक भारी धनुष की धनुष भुजाओं का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा 2 भारी धनुषों की धनुष भुजाओं को आपस में चिपका दिया गया था जिससे एक ऐसी धनुष भुजा प्राप्त हुई जो एक भारी धनुष से भी ज्यादा मजबूत थी। आघात अवशोषक और स्ट्रिंग स्टॉपर्स सभी लकड़ी से बने थे, जबकि धनुष का हैंडल और तीर का आरामखोर विलेज से बने थे। सारी योजना बनाने के बाद हाबिल ने मिश्रित धनुष बनाना शुरू किया। गोदाम से 2 भारी धनुष हाबिल को मिल गए और उसे एक धनुष बनाने वाला भी मिल गया। हाबिल को एक योग्य धनुष भुजा बनाने का भरोसा नहीं था क्योंकि धनुष भुजा मिश्रित धनुष की शक्ति का मुख्य स्रोत था और धनुष की शक्ति की गारंटी भी।
हाबिल का मानना था कि बार बार धीरे धीरे असफल होने से बेहतर है कि कोई पेशेवर धनुष ढूंढ लिया जाए। धनुष बनाने वाले ने बड़ी मेहनत से दोनों भारी धनुषों को तोड़ा और फिर हाबिल द्वारा दिए गए खाके के अनुसार उन्हें हाबिल मनचाहे आकार में काटा और फिर दोनों धनुष भुजाओं को मछली की खाल के गोंद से चिपका दिया। अंतिम उत्पाद हाबिल को बहुत संतोषजनक लगा। जहां तक शॉक अब्जॉर्बर और स्ट्रिंग स्टॉपर की बात है तो एबेल को एक बड़ा मिल गया और एबेल के मार्गदर्शन में उन्होंने एबेल की आवश्यकताओं को भी पूरा किया। धीरे धीरे पुर्जे लगभग तैयार हो गए और अंतिम बेरिंग केवल एबेल द्वारा ही बनाई जा सकती थी। ये कहा जा सकता है कि बेरिंग पृथ्वी पर यांत्रिक उपकरणों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसे बनाना बहुत कठिन था। बेरिंग एक आंतरिक वलय, एक गेंद और एक बाहरी वलय से बनी होती थी। आंतरिक वलय और बाहरी वलय के बीच एक रेस में होता था और गेंद आंतरिक वलय और बाहरी वलय के बीच घूमती रहती थी। एबेल ने सबसे पहले बॉल रोलिंग का काम किया। उस समय की तकनीक के साथ बॉल रोलिंग का काम बहुत मुश्किल था क्योंकि उस समय कोई औद्योगिक मशीन नहीं थी और यह सब हाथ से ही किया जाता था। एक लोहार होने के नाते एबेल भी बहुत तनाव में थे। उसने पहले एक वनय कैलपर बनाया और फिर हथौड़े से लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को धीरे धीरे गढ़ा। उन्हें गोल आकार देने के बाद वह लगातार कैलपर से नापता रहा और फिर से करता रहा। एबेल को उम्मीद नहीं थी कि एक मानक गेंद को लुटाने में इतना समय लगेगा। उसे एक छोटी सी गेंद बनाने में आधा दिन लगा और यह गेंद 1 कैलिप के नाप में पूरी तरह गोलाकार निकली। पहली गेंद बनाने के बाद एबेल ने मिट्टी और रेत के सांचे की विधि का इस्तेमाल किया। रेत को बांधने के लिए मिट्टी और उचित मात्रा में पानी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पहली गेंद बनाने की विधि से 30 गेंदों का एक रेत का सांचा बनाया। प्रत्येक बियरिंग के लिए केवल 12 गेंदों की आवश्यकता थी, लेकिन एबेल और अधिक बैकअप बनाना चाहता था। पहले तो उसने सोचा कि सबसे मुश्किल काम लोहे को चारकोल से पिघला हुआ लोहा बनाना है, लेकिन मास्टर बेंथम से पूछने पर उसे पता चला कि इस दुनिया में एक विशेष प्राकृतिक अग्नि योजक है। अगर आप लोहे को पिघला हुआ लोहा बनाना चाहते हैं तो आपको बस गर्म करने की प्रक्रिया में इस प्राकृतिक अग्नि योजक को मिलाना होगा और आप आसानी से लोहे को पिघला हुआ लोहा बना सकते हैं। एबेल ने पिघले हुए लोहे को 30 बॉल रोलिंग सैंड मोड्स में डाला, उनके ठंडा होने का इंतजार किया और उन्हें बाहर निकाल लिया। थोड़ी पॉलिश करने के बाद आखिरकार उसने एकदम सही बॉल रोलिंग कर ली। लुढ़कती गेंद के आकार के अनुसार एबेल ने आंतरिक और बाहरी वलयों के आकार के साथ साथ लुढ़कने वाले मार्ग की गहराई की भी गणना की। एबेल की दृढ़ इच्छा शक्ति की मदद से यह उत्कृष्ट घड़ाई प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई। अगला चरण आंतरिक और बाहरी वलयों को बॉल रोलिंग के साथ जोड़ना था, जिसका परिचय कई भौतिक व्याख्यानों और विचित्रों में दिया गया था। एबेल ने आइस हाउस से कुछ बर्फ निकाली, आंतरिक वलय को बर्फ में डाला और बाहरी वलय को भट्टी में डाल दिया। कुछ समय बाद तापीय प्रसार और संकुचन के सिद्धांत के कारण आंतरिक वलय, बॉल रोलिंग और बाहरी वलय क्रम से एक साथ जुड़ गए। जब तापमान सामान्य हो गया तो एबेल द्वारा वांछित बियरिंग बन गई। बेरिंग को दबाने के बाद गिरे हुए पहिए और पावर व्हील को ठीक किया गया और चरण दर चरण एबेल ने अंततः दुनिया का पहला मिश्रित धनुष बनाया। क्योंकि यह मिश्रित धनुष खाली नहीं हो सकता था, इसलिए हाबिल ने इसे शाम को रख दिया। अगली सुबह कुछ देर काली हवा से खेलने के बाद एबेल गोदाम से 50 तीर लेकर नए धनुष को परखने के लिए तीरंदाजी रेंज में गया कि यह मिश्रित धनुष बहुत अजीब था, इसलिए एबेल ने रेंज पार कर ली। उसने पहला तीर निकाला, उसे तीर स्टैंड पर लगाया और ट्रिगर दबा दिया। हामिल ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस धनुष के लिए इतनी ताकत की जरूरत होगी। दोनों भारी धनुष का संयोग बल निश्चित रूप से 400 पाउंड से ज्यादा था। हामिल ने धनुष को खोलने के लिए लगभग अपनी पूरी ताकत लगा ली। जब धनुष पूरी तरह से खुल गया तो उसे तुरंत लगा कि उसकी ताकत बच गई है। वह धनुष को तब तक खुला रख सकता था जब तक वह 100 पाउंड से कम ताकत लगाता। एवल ने 50 मीटर दूर लक्ष्य पर क्रॉस हेयर का निशाना साधा और धीरे से ट्रिगर दबाया। धनुष की डोरी के हल्के से झटके के साथ तीर निकल गया। वह हवा में 50 मीटर की दूरी पर सीधी रेखा में निशाने पर लगा। निशाने में एक गोल छेद बनने के बाद तीर पीछे की ओर उड़ता रहा, जब तक कि वह 30 मीटर पीछे पैरापेट से टकराकर जमीन पर नहीं गिर गया। 50 मीटर का लक्ष्य महल में सबसे दूर का लक्ष्य था। हालांकि एबेल ने परीक्षण किया था कि मिश्रित धनुष बिना किसी समस्या के निशाना साध सकता है, लेकिन उसने सबसे दूर की मारक क्षमता का परीक्षण नहीं किया था। डांग 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 घंटी बजने लगी। एबेल चौंक गया। उसने अपना धनुष और तरकश उठाया और तेजी से महल के द्वार की ओर दौड़ा। जब वह चौक के पास से गुजरा तो चौक में मौजूद नागरिक थोड़े घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एबेल सीढ़ी से दीवार के किनारे ऊपर चढ़ा। उसने देखा कि नाइट मार्शल पहले से ही कवच पहने वहां खड़ा था। उसके बगल में 20 से ज्यादा पहरेदार हाथों में लंबे भले लिए खड़े थे। एबेल को आते देख नाइट मार्शल ने चिंतित होकर कहा, एबेल तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ खतरा है, तुम्हें पहले महल में वापस जाना चाहिए। हामिबिल ने दीवार से अपना सिर बाहर निकाला और देखने लगा। जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला, एक तीर उसकी ओर चला। उसने जल्दी से अपना सिर पीछे खींच लिया और अपनी ओर उड़ते तीर से बच निकला।
हालांकि हाबिल दीवार के बाहर 20 से ज़्यादा ओक्स देख चुका था। उनमें से कुछ भेड़ियों पर सवार थे और कुछ धड़कते बैलों पर सवार टॉरेन थे। यहाँ ओक्स क्यों है? एबेल ने आश्चर्य से पूछा। यहाँ ओक्स की लगभग 2 या 3 टीमें हैं। इन ताकतों के साथ उनके पास महल पर हमला करने की ताकत है। नाइट मार्शल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उन्होंने हेरी के महल को कम करके आका। धनुर्धारी कहाँ है? क्या हम उन्हें यूं ही बाहर दिखावा करने देंगे? हाँ, बिल, जिसे अभी अभी तीर लगा था, थोड़ा नाराज हुआ। महल में केवल 5 तीरंदाजे हैं। तीरंदाजी कौशल में बहुत बड़ा अंतर है। 2 तीरंदाजा पहले ही घायल हो चुके हैं। वे इन भेड़िया सवारों का मुकाबला नहीं कर सकते जो कई सालों से धनुष का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने उन्हें पहले ही जवाबी हमला न करने का आदेश दे दिया है। नाइट मार्शल ने दीवार पर लेटे हुए 2 गार्डों की ओर इशारा करते हुए उफा से पूर्ण भाव से कहा। हैरी के महल की दीवार ऐसी चीज नहीं है जिसे ये कमीने तोड़ सके। उन्होंने गलत जगह चुनी है। क्या आपके हाथ में धनुष है? नाइट मार्शल ने एबिल के हाथ में मिश्रित धनुष देखा। उसने मिश्रित धनुष के अजीब आकार को देखा और कुछ संदेह के साथ कहा, मैंने अभी अभी इसे खत्म किया है। इसकी शक्ति खराब नहीं है। एबिल ने मिश्रित धनुष हाथ में लिया और उसे दिखाया। तकनीक के इस युग में इस तरह का लंबी दूरी का हथियार बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वह किसी को समझा नहीं सका। नाइट मार्शल के सवाल ने एबिल को दिखावा करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसने संयमित स्वर में जवाब दिया। मार्शल के शूरवीर ने अपने हाथ में मिश्रित धनुष थाम रखा था। हथियारों के प्रयोग में उनके कई वर्षों के अनुभव ने उन्हें मोटे तौर पर इस धुन का प्रयोग करना सिखाया। उसने हाबिल की तरकश से एक तीर निकाला और उसे तीर स्टैंड पर रख दिया। तीर छोड़ते हुए तीर को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और हाबिल से बोला, तुम्हारा डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तुम्हें अपनी उंगलियों की नहीं बल्कि अपनी कलाई की ताकत की जरूरत है। तुम बिना किसी प्रशिक्षण के ही धनुष की दूरी खींच सकते हो। तुम्हें किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। फिर उसकी नज़र धनुष पर लगे छोटे ट्रिगर पर पड़ी। उसने उसे ध्यान से देखा और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लोहार के उस्ताद बन गए। इस छोटे से डिज़ाइन से तुम अपनी उंगलियों को चोट पहुंचाए बिना आसानी से तीर चला सकते हो। धनुर्धारियों को प्रशिक्षित करना सबसे कठिन इसलिए था क्योंकि प्रत्येक धनुर्धर एक बार में केवल 30 से 40 तीर ही चला सकता था। इसके अलावा धनुर्धारियों की उंगलियां सबसे आसानी से घायल हो जाती थी। एक बार घायल हो जाने पर वे दोबारा धनुष नहीं चला पाते थे। धनुर्विद्या में निपुण लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल था। इसलिए हालांकि महल में कई पहरेदार थे, लेकिन धनुर्विद्या जानने वाले धनुर्धर बहुत कम थे। नाइट मार्शल ने तीर अपनी कलाई पर रखा और धनुष की डोरी जोर से खींची। डोरी बस थोड़ी सी ही खींची। इसके बाद नाइट मार्शल के शरीर से सफ़ेद लड़ाकू की चमक उठी और धनुष पूरी तरह खींच गया। नाइट मार्शल इस धनुष की ताकत देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने सोचा कि धनुष की डोरी खींचना आसान होगा, इसलिए उन्होंने अपनी 80% ताकत ही इस्तेमाल की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि धनुष की डोरी को थोड़ा खींचने के बाद वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शुक्र है उन्होंने अपनी लड़ाकू क्यूई का इस्तेमाल किया, वरना उन्हें अपने दत्तक पुत्र के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। एक मध्यम दर्जे का नाई धनुष की डोरी भी नहीं खींच सकता। अगर बेनेट को पता चल जाता तो वह जिंदगी भर उन पर हंसते। तभी नाइट मार्शल को एक और बात हैरान कर गई। धनुष की डोरी खींचने के बाद धनुष को बहुत कम ताकत से भी लंबे समय तक चलाया जा सकता था। उसने हामिल की ओर देखा और पूछा, इस धनुष में क्या खराबी है? नाइट मार्शल को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूछे। इस धनुष की हर चीज़ ने धनुष के बारे में उसकी समझ बदल दी थी। इस समय नाई को बाहर मौजूद कई लक्ष्यों के बारे में सोचना पड़ा। वह इस धनुष की शक्ति को परखना चाहता था। नाइट मार्शल प्राची की दीवार से चमकते हुए बाहर आए। उन्होंने धनुष से एक भेड़िया सवार पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। तीर भेड़िया सवार के सिर के ऊपर से निकल गया। मुंडेर के नीचे खड़े ओस ने तीर को आते देखा। वे बचने के लिए तैयार थे, लेकिन तीर की गति बहुत तेज थी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, तीर आ चुका था। हालांकि यह तीर किसी ओट्स को नहीं लगा, ये सिर्फ एक भेड़िया सवार के सिर के ऊपर से निकल गया। आमुंडेल के बाहर खड़े ओ चिल्लाए और नाइट मार्शल की ओर इशारा करके हंसे। एक टॉरेन ने नाइट मार्शल पर उड़ती हुई कुल्हाड़ी फेंकी, लेकिन नाइट ने उसे पकड़ लिया। नाइट मार्शल ने उड़ती हुई कुल्हाड़ी जमीन पर फेंक दी। वह एवल की ओर मुड़ा और बोला, ये धनुष किसी चीज़ पर वार क्यों नहीं कर पा रहा है? हामिल आगे बढ़ा और धनुष पर लगे निशाने की ओर इशारा करते हुए बोला, ये धनुष अभी अभी बनाया गया है। इसका परीक्षण केवल 50 मीटर की दूरी पर किया गया है। 50 मीटर के भीतर यह धनुष केवल सीधी रेखा में ही वार कर सकता है। मार्शल के शूरवीर को तुरंत समझ आ गया कि वह लक्ष्य पर क्यों नहीं लग पा रहा था। अपने पिछले अनुभव के आधार पर वह हमेशा लक्ष्य के शीर्ष पर निशाना लगाता था। इस तरह तीर प्रवलय में उड़कर दुश्मन को लग जाता। हालांकि यह तीर एक निश्चित दूरी पर सीधी रेखा में लगा था, इसलिए अभी उसका निशाना चूक गया।
मार्शल के शूरवीर ने अपने तरकश से एक और तीर निकाला और धनुष की डोरी खींची। बाहर हो रहे उपहास को सुनते हुए मार्शल के शूरवीर ने एक बार फिर रणभूमि से बाहर झुककर उस टॉरेन पर निशाना साधा जो सबसे जोर से हंस रहा था। उसने ट्रिगर दबाया और जैसे ही मार्शल के शूरवीर ने धनुष की डोरी छोड़ी, एक तीर टॉरेन के सिर पर आकर लगा। टॉरेन का सिर किसी तरबूज की तरह था जिसमें छेद हो गया हो। तीर की प्रचंड भेदन शक्ति ने टॉरेन के सिर में मुट्ठी भर छेद कर दिया। तीर यही नहीं रुका, वह एक और वुल्फ राइड की छाती की ओर उड़ा और उसे गहराई तक भेद गया। हो, मैं हड़कंप मच गया। किसी ने नहीं सोचा था कि जो तीरंदाजा चूक गया था वह एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मार सकता है। तीर नाइट मार्शल ने अपना हाथ एबेल की ओर बढ़ाया। एवल ने जल्दी से अपने तरकश से एक तीर निकाला और नाइट मार्शल को दे दिया। नाइट मार्शल ने फिर से धनुष खींचा। ये ऑफ दीवार से लगभग 50-60 मीटर दूर थे। अगर धनुष सीधा और क्रॉसहेयर एक सीध में होता तो वह उन्हें मार सकता था। नाइट मार्शल ने फिर से ट्रिगर खींचा और एक और ऑफ जमीन पर गिर पड़ा। बिना कुछ कहे एबिल ने सीधा एक और तीर निकाला और नाइट मार्शल को दे मारा। नाइट मार्शल ने फिर लगातार 3 तीर चलाए। 6 ओक्स महल के बाहर जमीन पर गिर पड़े। बाकी ओक्स बुरी तरह डर गए। वे जल्दी से मुड़कर भाग गए। नाइट मार्शल ने उन्हें जाने नहीं दिया। उन्होंने एबेल से एक और तीर लिया। टॉरेन की सवारी भेड़िया सवार जितनी विस्फोटक नहीं थी। इस समय केवल टॉरेन ही पीछे रह गए थे। नाइट मार्शल ने आखिरी टॉरेन पर निशाना साधा। इस समय टॉरेन पहले ही 10 मीटर दूर था। नाइट मार्शल ने मन ही मन हिसाब लगाया। उन्होंने अभी भी धनुष हाथ में लिए निशाना साधा। उन्होंने परवलय का ध्यान नहीं रखा। अगर वे नीचे भी तीर चलाते तो भी टॉरेन की सवारी पर ही निशाना लगता। बिना सवारी के टॉरेन अपने हाथ में धनुष से आगे नहीं भाग पाता। 70 मीटर दूर सिर में एक और तीर लगा। टॉरेन जमीन पर गिर पड़ा। 80 मीटर दूर ट्रिगर दबाओ। टॉरेन जमीन पर गिर गया। 90 मीटर दूर ट्रिगर दबाओ। ट्रिगर दबाओ। टॉरेन जमीन पर गिर गया। 100 मीटर दूर ट्रिगर दबाओ। ट्रिगर दबाओ। एक और टॉरेन जमीन पर गिर गया। पैक के पीछे बैठा टॉरेन लगभग 110 मीटर दूर था। एक बार फिर उसने तीर लोड किया और ट्रिगर दबाया। इस बार तीर टॉरेन की गर्दन पर लगा। मार्शल के शूरवीर ने दूरबीन पर लगे स्केल को देखा। इस बार उसे निशाना लगाने के लिए अगले स्केल का इस्तेमाल करना था। सभी टॉरेन मारे गए। भेड़िया सवार सबसे धीमे थे और 150 मीटर दूर भाग गए। नाइट मार्शल ने तीर स्टैंड पर एक और तीर रखा। उसने दूरबीन के दूसरे स्केल से भेड़िया सवार पर निशाना साधा। ट्रिगर दबाया। एक और तीर सिर में लगा। भेड़िया सवार जोरदार टक्कर से अपने घोड़े से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। इस समय भेड़िया सवारों को धनुर्धियों के आतंक का एहसास हो चुका था। उन्होंने तीरों से बचने के लिए पहले ही तैयारी कर ली थी। वे अपने घुड़सवार भेड़ियों के पास एक साथ जमा हो गए। उनके शरीर पूरी तरह से घुड़सवार भेड़ियों से ढके हुए थे। इस समय उनके बेहद वफादार घुड़सवार भेड़िए धनुर्धारियों के तीरों के विरुद्ध ढाल बन गए। अपने हाथ में धनुष देखकर नाइट मार्शल ने कभी नहीं सोचा था कि महल का संकट सिर्फ एक धनुष से हल हो सकता है। क्या यही एक लोहार गुरु की असली योग्यता थी? एबेल ने मिश्रित धनुष को देखते हुए नाइट मार्शल के चेहरे के भावों को बार बार देखा। एल उस भाव से भली भांति परिचित था। ये वही भाव था जो नाइट मार्शल के चेहरे पर तब था जब वह अपने प्रिय कवच को देखता था। एबेल जानता था कि मार्शल का शूरवीर उसे मिश्रित धनुष वापस नहीं करेगा। ये सोचकर एबेल ने अपना हाथ बढ़ाया और मार्शल के शूरवीर से मिश्रित धनुष लेना चाहा। मार्शल के शूरवीर के हाथ में रखा संयुक्त धनुष मानो जमीन से चिपका हुआ था। एबेल ने धनुष को कई बार खींचा लेकिन वह हिला तक नहीं। एबेल चाचा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, है ना? मार्शल के नाइट के चेहरे पर मुस्कुराहट ने एबेल को उस बड़े बुरे भेड़िए के चेहरे की याद दिला दी जब उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखा था। एबेल कांप उठा। उसने धीमी आवाज में सिर हिलाया और कहा, मार्शल अंकल मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे चाचा मार्शल के पास कभी भी अच्छा धनुष नहीं रहा। तुम्हें पता है, एक मध्यम दर्जे के शूरवीर होने के नाते मेरे पास अभी भी एक अच्छा धनुष नहीं है। हर बार जब मैं बाहर जाता हूं तो मुझे धनुष लाने में शर्म आती है। मार्शल के शूरवीर ने दयनीय स्वर में कहा। एवल ने आंखें घुमाई। हर बार जब मार्शल का नाइट बाहर जाता तो वह अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनता, एक जादुई तलवार लेकर चलता और सबसे चमकदार कवच पहनता। उसका घोड़ा भी आम युद्ध के घोड़े से ज्यादा ताकतवर था। वह अपने साथ एक साधारण धनुष कैसे ला सकता था? एल की नज़र में मार्शल का नाइट सबसे महत्वपूर्ण चीज था। वह अपने साथ साधारण उपकरण नहीं लाता था जब तक कि युद्ध के लिए जरूरी ना हो। मार्शल के शूरवीर को भी पता था कि यह धनुष बनाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब यह उसके पास पहले से ही था तो वह इसे कैसे दे सकता था? यह उसकी शैली नहीं थी। आज का युद्ध रिकॉर्ड पहले से ही अविश्वसनीय था। महल के बाहर 12 ओक मारे गए। ये साधारण ओक नहीं थे। अगर यह साधारण ओक होते तो मार्शल का शूरवीर महल में क्यों छिपा रहता और बाहर जाकर लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं करता? यह ओक कम से कम 6ठे स्तर और उससे ऊपर के थे। हर ओक लड़ने
के लिए कॉम्बैट क्यूवी का इस्तेमाल कर सकता था। एक मध्यवर्ती शूरवीर के रूप में मार्शल का शूरवीर अकेले ही किसी ओक को हरा सकता था। हालांकि यह ओक मूल रूप से समान स्तर के मनुष्य से ज़्यादा शक्तिशाली थे। उनके मजबूत शरीर और वर्षों की लड़ाई ने उन्हें मनुष्य से बेहतर बना दिया था। यह ओक युद्ध मशीनों की तरह थे। मार्शल के शूरवीर को याद नहीं आ रहा था कि उसे इतनी ताजगी कब महसूस हुई थी। दीवार पर खड़े होकर उसने जहां भी इशारा किया एक और पर तीर चला दिया। ये धनुष मानो मौत का दूत था। जो भी इससे टकराता उसकी मौत हो जाती। 40 साल के मार्शल ऑफ नाइट को अपने सामने प्यारी हरकतें करते देख एबेल खुद को हरा हुआ महसूस कर रहा था। वह बेबस होकर मार्शल ऑफ नाइट के हाथों में रखे कॉम्पोजिट धनुष को देख रहा था। 400 पाउंड का ये सुपर कंपोज धनुष उससे दूर होता जा रहा था। हाथ हिलाते हुए एबेल ने कहा, मार्शल अंकल, अगर आपको ये पसंद है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्शल का शूरवीर हंसा। उसने धनुष खींचा और तीर चलाने का नाटक किया। उसने गर्व से एबेल की ओर देखा और कहा, केवल सबसे शक्तिशाली शूरवीर ही इस तरह के दिव्य धनुष का उपयोग कर सकता है। मार्शल अंकल, अगर आपका तीर चूक गया तो धनुष के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। मेरे पास इसे ठीक करने के लिए अतिरिक्त पुर्जे नहीं है। एबेल ने नाइट ऑफ मार्शल की हरकत को नज़रअंदाज कर दिया। उसने बेरहमी से इस धनुष के इस्तेमाल पर पाबंदी की ओर इशारा किया। मार्शल के शूरवीर ने हंसना बंद कर दिया और धीरे धीरे अपनी ताकत वापस खींची। वह धनुष की डोरी को उसकी मूल स्थिति में वापस लाना चाहता था। लेकिन इस धनुष की खासियत बहुत स्पष्ट थी। जब उसने पहली बार धनुष की डोरी खींची तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। जब उसने धनुष की डोरी को उसकी मूल स्थिति में वापस लाया तो उसे ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे जैसे उसने धनुष की डोरी खींची उसे और भी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ी। मार्शल के शूरवीर के शरीर से युद्ध की हुई की एक सफ़ेद चमक निकलने लगी। जब उसने आखिरकार धनुष की दरी को उसकी मूल स्थिति में वापस लाया तो मार्शल के शूरवीर ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। उसने कुछ डर के साथ धनुष को ध्यान से देखा। यह एक ईश्वरीय धनुष था जिसे उसने अभी अभी चुराया था। एबेल ने आभरी और उदास होकर दीवार से नीचे उतर गया। अब उसे लोहार की दुकान पर वापस जाकर एक मिश्रित धनुष बनाना था। उसे 2 बनाने थे, एक अपने लिए और एक अपने पिता के लिए। एबेल जानता था कि चूंकि मार्शल के नाइट के पास यह मिश्र धनुष है, इसलिए उसे बेनेट के नाइट को दिखाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर उसने बेनेट के नाइट के लिए एक नहीं बनाया तो एबेल को बहुत बुरा लगेगा। हालांकि एबेल जानता था कि उसके पिता कुछ नहीं कहेंगे, फिर भी उसके पिता बहुत दुखी होंगे। मेरे लिए महल का द्वार खोलो, शव को वापस खींचो और घोड़ों को वापस लाओ। मार्शल के शूरवीर ने महल के द्वार पर इंतजार कर रहे शूरवीरों को ऊंची आवाज में आदेश दिया। महल का द्वार खुलते ही 10 सरदार अपने घोड़ों पर सवार होकर बाहर निकल आए। युद्ध भूमि में मौजूद 2 घुड़सवार भेड़ियों ने मनुष्यों को आते देखा और सरदारों पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, 2 तीर मुंडेर से निकले और दोनों मार्गों के सिरों को भेद गए। सेवकों ने मुंडेर पर चमकते कवच में प्रभु को विस्मय से देखा। प्रभु की शक्ति का अर्थ था क्षेत्र की सुरक्षा और सेवकों के परिवारों की सुरक्षा। जिन 2 घुड़सवार भेड़ियों को गोली मारी गई थी, उनके अलावा महल के द्वार पर 4 नरक के बैल भी थे। बाकी सभी घोड़े पहले ही उसके साथ भाग चुके थे। केवल नरक के बैल ही ज़्यादा चतुर नहीं थे और अपने स्वामियों के प्रति ज़्यादा वफादार नहीं थे। इन 4 नरक के बैलों का मूल्य कम नहीं था। प्रशिक्षण के बाद इन्हें इस्तेमाल या बेचा जा सकता था। जब अनुचर शवों और 4 नरक सांडों को वापस महल ले गए, तब तक मार्शल के शूरवीर ने इन नरक सांडों के भाग्य का फैसला कर लिया था। उसकी गाड़ी को बैलगाड़ी में बदल दिया जाएगा। वह 2 घोड़े अपने लिए और 2 घोड़े हाबिल के लिए इस्तेमाल करेगा। मार्शल के शूरवीर को लगा कि उसके इस फैसले से उसके दत्तक पुत्र के हथियार को लूटने का अपराध बोध कम हो गया है। हालांकि अपराध बोध बहुत छोटा था। मार्शल के शूरवीर को पता था कि चूंकि हाबिल एक धनुष बना सकता है, इसलिए वह दूसरा भी बना सकता है। लेकिन अगर उसे यह धनुष नहीं मिला तो उसे नहीं पता था कि हाबिल कब दूसरा धनुष बनाने में दिलचस्पी लेगा। संकट सुलझ गया था। मार्शल के शूरवीर का मानना था कि कोई भी और खैरी के महल में मौत की तलाश में आने की हिम्मत नहीं करेगा। मार्शल के शूरवीर ने पहरेदारों को गश्त जारी रखने का आदेश दिया और वह आराम भी कर सकता था। इन दिनों मार्शल का शूरवीर हर समय अपना कवच पहने रहता था। महल का मालिक होने के नाते मार्शल का शूरवीर बहुत दबाव में था। जब ओक्स महल के पास दिखाई देते थे तो महल के कुलीन लोग अपना महल नहीं छोड़ सकते थे। ये सभी मनुष्यों के लिए युद्ध का एक नियम था। इस युद्ध नियम के अनुसार जब मनुष्यों का कोई शत्रु कुलीनों के क्षेत्र में दिखाई देता था तो कुलीन लोग अपना क्षेत्र नहीं छोड़ सकते थे। अगर वे अपना क्षेत्र छोड़ते थे तो इसका मतलब होता था कि उन्होंने अपना क्षेत्र छोड़ दिया है। इस नियम में मनुष्यों के बीच युद्ध शामिल नहीं थे। मनुष्यों के बीच युद्ध में अगर जीत का कोई रास्ता ना हो तो सभी को हार स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। मनुष्यों के बीच युद्ध में कुलीनों की हत्या शायद ही कभी होती थी।
जब तक गहरी नफरत ना हो, कोई भी कुलीनों के साथ युद्धबंदी जैसा व्यवहार करने संबंधी नाइट व्यवस्था के नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। लोहार की दुकान पर लौटकर हाबिल ने अपना काम दोहराना शुरू कर दिया। उसने मिश्रित धनुष बनाने शुरू कर दिए। गोदाम में बचे हुए आखिरी 4 भारी धनुष भी उसने ले लिए। उसे विश्वास था कि मार्शल के शूरवीर को हाबिल के कामों से कोई शिकायत नहीं होगी। इस बार हाबिल ने और गेंदे बनाए। हामिबिल ने 4 और बेरिंग और कुछ बड़े स्प्रिंग भी बनाए। इस बार हाबिल ने अपनी गाड़ी को फिर से बनाने की योजना बनाई। हर बार जब वही यात्रा पर निकलता तो उसे डर लगता। पिछले जन्म में उसे गाड़ियों की स्थिरता की आदत थी। इस जन्म में गाड़ी मानो चट्टान पर नाच रही हो। अगले 2 दिनों तक एबिल ने अपनी सारी ऊर्जा मिश्रित धनुष बनाने में लगा दी। पिछली बार के अनुभव के साथ इस बार उसके द्वारा बनाए गए 2 मिश्रित धनुष ज़्यादा नाजुक थे। चुनकी ओट्स को भगा दिया गया था, इसलिए एबिल मिश्रित धनुष की लंबी दूरी की मारक क्षमता का परीक्षण करने के लिए महल से बाहर जा सका। दृष्टि के पैमाने को पूर्ण करने के बाद धनुष की शक्ति को 100 मीटर, 100 से 200 मीटर और 200 से 400 मीटर में विभाजित किया गया। 400 मीटर से आगे धनुष की शक्ति बहुत कमजोर हो जाती थी। एवल ने अनुमान लगाया कि इस बार उनके द्वारा बनाए गए मिश्रित धनुष की अधिकतम सीमा लगभग 400 मीटर थी। इससे अधिक दूरी पर यह मार नहीं पाएगा। अधिक से अधिक ये दुश्मन को केवल चोट पहुंचा सकता था। 400 मीटर से आगे तीर की गति धीमी हो जाती और दुश्मन इसे आसानी से चकमा दे पाता। अब आप बेनेट कैसल जाना चाहते हैं, वहां सुरक्षित नहीं है। नाइट मार्शल नहीं चाहते थे कि एबेल इस स्थिति में बाहर जाए, भले ही उसके साथ उसके गार्ड भी हो। इस बार जो भी ओक आए वे सभी लेवल 6 और उससे ऊपर के थे। गार्ड एक भी ओक के हमले का सामना नहीं कर सकते थे, और एबेल तो सिर्फ लेवल 5 का नौसिया नाइट था। उसकी आक्रमण शक्ति बहुत कम थी। अंकल मार्शल, मुझे जाना होगा। आपने मेरे बनाए धनुष की शक्ति देखी है, मैं इसे बेनेट कैसल भेजना चाहता हूँ। एबेल ने नाइट मार्शल को समझाया। जब बेनेट कैसल ने इसके लिए नहीं कहा तो मुझे आपसे इसे देने के लिए क्यों कहना पड़ रहा है? नाइट मार्शल ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा। इस हमले ने मुझे बेनेट कैसल की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित कर दिया है। मुझे जाकर धनुष भेजना होगा। एल ने दृढ़ स्वर में नाइट मार्शल से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नाइट मार्शल थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। महल की सुरक्षा की तुलना में उसे एबेल की सुरक्षा की ज़्यादा चिंता थी। महल पर आक्रमण करने आए ज़्यादातर ओक्स पहले ही मारे जा चुके थे। उसे विश्वास था कि कोई भी ओक्स दोबारा आकर मरने की हिम्मत नहीं करेगा। मार्शल अंकल एबेल जानता था कि इस समय नाइट मार्शल के लिए महल छोड़ना बहुत मुश्किल था। हालांकि वह पास ही एक दूसरे महल में जा रहा था। अगर उसे पता चल गया तो बिना अनुमति के जाने के कारण वह अपना इलाका खो देगा। इसके अलावा महल की सुरक्षा नाइट मार्शल के अधीन थी। ठीक है, मैं अपने कपड़े बदल लूंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा। हम आधे दिन में तेज घोड़े पर वापस जा सकते हैं। नाइट मार्शल जानता था कि एबिल किस बात से परेशान है। हालांकि नाइट को लगा कि वह अपना इलाका तो खो सकता है, लेकिन एल को नहीं। जब तक एबिल यहाँ है तब तक जैसे जैसे एबिल बड़ा होगा उसे सब कुछ मिलेगा, जिसमें एक बड़ा इलाका और एक बड़ा पद भी शामिल है। दोपहर हो चुकी थी। एबिल ने चमड़े का कवच पहन लिया और एक युद्ध के घोड़े पर सवार हो गया। नाइट मार्शल ने अपना चमकदार कवच उतारकर एक साधारण चमड़े का कवच पहन लिया। उसने एक टोपी भी बांध ली जिससे उसका चेहरा ढंक गया। वह अपने युद्ध के घोड़े पर नहीं बल्कि एक साधारण घोड़े पर सवार था। नाइट, एबेल और मार्शल ने किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बजाय वे चुपचाप महल से बाहर चले गए। जबकि महल में हर कोई जश्न मना रहा था, उन्होंने कोई चक्कर नहीं लगाया। दोनों घोड़े सीधी रेखा में बेनेट कैसल की ओर सर पर दौड़ पड़े। इस समय बेनेट कैसल और हैरी कैसल के बीच लौट चुप के इलाके में कोई नहीं था। चुनके युद्ध का समय था। ज़्यादातर लोग कैसल में इकट्ठा होते थे, इसलिए एबेल और नाइट मार्शल को रास्ते में कोई नहीं दिखा। 2 घंटे बाद बेनेट का किला क्षितिज पर दिखाई दिया। वह राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। ढलते सुनहरे सूरज के नीचे बेनेट का किला बहुत शांत था। महल का दरवाजा कसकर बंद था और वह दीवार पर पहरेदारों को धुंधला सा देख पा रहा था। बेनेट का किला बिल्कुल सुरक्षित था। उस पर कोई हमला नहीं हुआ था। 2 घोड़ों के आते ही महल में घंटियां तेजी से बजने लगी। महल के द्वार के ऊपर की दीवारों पर धनुषधारी धनुर्धारियों की आकृतियां पहले से ही दिखाई देने लगी थी। यह एबेल है, दरवाजा खोलो, एबेल चिल्लाया। ये यंग मास्टर एबेल है, किसी ने चिल्लाकर कहा। दरवाजा खोलो। नाइट ऑफ बेनेट की गहरी आवाज उभरी। महल का दरवाजा धीरे धीरे खुला। जैसे ही एबेल और नाइट मार्शल महल में दाखिल हुए, द्वार तुरंत बंद हो गया। इस समय महल में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नाइट ऑफ बेनेट ने एबेल को डांटा। पिताजी, क्या हम बात करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढ सकते हैं? एबेल ने फसफसाते हुए मार्शल के शूरवीर की ओर देखा जो उसके ठीक बगल में खड़ा था। बेनेट के शूरवीर को पता था कि एबेल इस समय किसी जरूरी काम से महल में आया है, वरना वो यहाँ आने का इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा था।
बेनेट के शूरवीर ने एविल के बगल में बैठे रहस्यमय शूरवीर को शक की निगाह से देखा। वह दोनों को अतिथि कक्ष में ले गया और लोगों से कहा कि उन्हें परेशान ना करें। पिताजी, यह है। एबिल मार्शल नाइट की पहचान बताने ही वाला था। मार्शल, क्या तुम पागल हो? इस समय क्षेत्र छोड़कर जा रहे हो? नाइट ऑफ बेनेट को उम्मीद नहीं थी कि वह पहली नज़र में मार्शल नाइट को पहचान लेगा। हे, क्या आपको लगता है कि मैं आना चाहता था? तुम्हारा नासमझ लड़का आने की जिद कर रहा था। मैं कैसे ना आऊं? मार्शल के शूरवीर ने अपने सिर से टोपी उतार दी और अपने लंबे सुनहरे बालों को झटकते हुए चिल भरे स्वर में उत्तर दिया। अगर कुछ हुआ तो तुम रोओगे। बेनेट के शूरवीर ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। वह एबिल की ओर मुड़ा और पूछा, इतनी जल्दी क्या है? तुम इतने नासमझ क्यों हो? अगर मार्शल इस इलाके से चला गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। पिताजी, मैं आपको ये देने आया हूँ। एबिल ने एक मिश्रित धनुष देते हुए कहा। बेनेट के शूरवीर ने मिश्रित धनुष लिया और उसे हाथ में लेकर खेलने लगा। उसने आश्चर्य से पूछा, सिर्फ इसी के लिए? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? ये हैरी का धनुष है। मैंने इसका नाम रखा है। नाइट मार्शल हैरी के धनुष के प्रति नाइट ऑफ बैनर के रवैये से बहुत असंतुष्ट थे। एल अपना सिर ढकने से खुद को रोक नहीं पाया। नाइट मार्शल ने उससे बिना पूछे ही धनुष का नाम रख दिया। हालांकि एबेल का उपनाम हैरी था। एबेल को यकीन था कि नाइट मार्शल ने उसका उपनाम हैरी होने के कारण ही धनुष का नाम रखा होगा। लो, एक तीर चलाने की कोशिश करो। नाइट मार्शल ने उत्साह से एक तीर निकाला और नाइट ऑफ बैनेट को दे दिया। उन्होंने नाइट ऑफ बैनेट को निशाना लगाने और तीर चलाने की मशीन का इस्तेमाल करने का तरीका भी उत्साह से बताया। नाइट मार्शल ने सामने की दीवार की ओर इशारा किया। बैठक कक्ष बहुत बड़ा था, लगभग 40 वर्ग मीटर का। बैनेट का शूरवीर उस दीवार से लगभग 20 मीटर दूर था जिसकी ओर मार्शल का शूरवीर इशारा कर रहा था। बैनेट के शूरवीर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस तीर छोड़ दिया और तीर स्टैंड से गायब हो गया। उसके बाद एक कान फाड़ देने वाली आवाज़ सुनाई दी। तीनों ने दीवार की ओर देखा तो पाया कि तीर विशाल चट्टानों से बनी दीवार में धंसा हुआ था। बैनेट का शूरवीर दीवार पर लगे तीरों को देखकर स्तब्ध रह गया। वह तेजी से दीवार की ओर बढ़ा और उसे कई बार खटखटाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि दीवार असली है। ऐसा लग रहा था जैसे वह भूल ही गया था कि वह अपने अतिथि कक्ष में है। उसने तीर को दीवार से बाहर निकाला। तीर 2 सेंटीमीटर गहरा था। लोहे का तीर का सिरा जोरदार टक्कर से विकृत हो गया था। ये धनुष बैनेट के नाइट ने एबेल की ओर देखा। एबेल बोलने ही वाला था कि नाइट मार्शल ने बीच में ही टोक दिया। जैसा कि आप जानते हैं, एबेल एक कुशल लोहार है। नाइट मार्शल रुक गया। नाइट ऑफ बैनेट को जब से पता चला कि नाइट ऑफ बैनेट अब मास्टर ब्लैकस्मिथ बन गया है, तब से उसे एविल को नाइट मार्शल को देने का पछतावा हो रहा था। अब जब नाइट मार्शल ने उसके मुंह पर एविल का जिक्र किया तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। मार्शल के शूरवीर ने बैनेट के शूरवीर के चेहरे पर आए भाव को देखा ही नहीं। इसलिए उसने आगे कहा, उसने मेरे लिए हैरी का धनुष डिज़ाइन किया था ताकि मैं ऑर्ब्स के हमलों से बचाव कर सकूं। आज ही मैंने अपने हैरी के धनुष से आसानी से 12 ऑर्क सवारों को मार गिराया। वे सभी लेवल 6 के ओक सवार थे। बैनेट का नाई हैरी के धुन को आश्चर्य से देखे बिना नहीं रह सका। अब उसे समझ आ गया था कि एविल ने उसे हैरी का धनुष देने के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया। जहां तक मार्शल नाई की बात है, मार्शल को अपनी समझ के साथ अगर वह उसकी आधी बात पर भी विश्वास कर पाता तो अच्छा होता। हालांकि उसका पुराना दोस्त मार्शल एविल के साथ वाकई बहुत अच्छा व्यवहार करता था। एल की सुरक्षा के लिए वह इतनी हद तक जाने को तैयार था। नाइट ऑफ वेनेट का मानना था कि अगर वह होता तो उसे ऐसा फैसला लेने में बहुत मुश्किल होती। नाइट ऑफ वेनेट ने फिर से धनुष की डोरी खींची। वह इस धनुष के फायदे पहले ही जान चुका था। धनुष की डोरी खींचने में काफ़ी मेहनत लगती थी, लेकिन उसे थामे रखने में काफ़ी मेहनत बच जाती थी। इससे निशाना लगाना आसान था और इसकी शक्ति भी भयानक थी। नाइट मार्शल ने नाइट ऑफ बैनेट की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गया सेसल, तुम हैरी के धनुष का उपयोग किए बिना उसका उपयोग नहीं कर सकते। बैनेट के शूरवीर ने युद्ध की क्यों इसे धनुष को उसकी मूल स्थिति में लौटा दिया। शूरवीर मार्शल पहले से ही इतनी जोर से हंस रहा था कि वह सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह भूल गया था कि हैरी के धनुष का इस्तेमाल किए बिना भी वह उसे इस्तेमाल कर सकता है। एबेल और नाइट मार्शल ज़्यादा देर तक नहीं रुके। बैनेट के नाइट को हैरी का धनुष चलाना सिखाने के बाद वे जल्दी से बैनेट कैसल से चले गए। आग लगी है, एल ने दूर तक देखते हुए नाइट मार्शल को याद दिलाया। ये लॉर्ड मैथ्यू के महल की दिशा है। नाइट मार्शल ने आग की दिशा में देखते हुए निश्चयपूर्वक कहा। लॉर्ड मैथ्यू नाइट मार्शल और नाइट ऑफ बैनर के बीच के डोमेन के लॉर्ड थे। लॉर्ड मैथ्यू और नाइट मार्शल के बीच का रिश्ता सिर्फ इसलिए सामान्य था क्योंकि डोमेन के लॉर्ड नाइट को कुलीन नहीं मानते थे। हालांकि मानव जगत में ज़्यादातर लोग डोमेन वाले नाइट को कुलीन मानते थे, लेकिन इसमें डोमेन वाले कुछ नाइट शामिल नहीं थे।
इसलिए हालांकि लॉर्ड मैथ्यू और नाइट मार्शल पड़ोसी थे, दोनों के बीच का रिश्ता बस एक दूसरे को नमस्कार करने तक ही सीमित था। अब जब नाइट मार्शल ने लॉर्ड मैथ्यू के महल में आग देखी तो वह थोड़ा हिचकिचाया कि उसे जाकर उन्हें बचाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले नाइट मार्शल अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता था। अगर पता चल गया कि वह अपना क्षेत्र छोड़ चुका है तो परेशानी हो सकती थी। दूसरे नाइट मार्शल एबेल की रक्षा करना चाहता था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि वह अभी भी लॉर्ड मैथ्यू के महल को बचा पाएगा या नहीं। एवल कुछ नहीं बोला और बस नाइट मार्शल को देखता रहा। इस मामले का फैसला नाइट मार्शल को ही करना था। एबेल लॉर्ड मैथ्यू के बारे में कुछ नहीं जानता था, उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, ना ही उसने उन दोनों नाइट से उसके बारे में सुना था। इसलिए जब किसी अनजान सरदार को बचाने की बात आई तो ये बिल उतना अच्छा नहीं था। सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ही वह कुछ मदद कर सकता था। चलो हम जाकर उन्हें बचाएं। तुम्हें मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं यह नहीं कर सकता। तुम एक लोहार मास्टर के रूप में ये कर सकते हो, नाइट मार्शल ने आदेश दिया। जी हाँ अंकल मार्शल। एवल ने नाइट मार्शल की व्यवस्था सुनी। एवल ने हेरी का धनुष काठी से उतार लिया। हालांकि उसके लिए हेरी का धनुष चलाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन 3-4 तीर चलाना कोई समस्या नहीं थी। नाइट मार्शल भी हेरी का धनुष पकड़े हुए था। उसने तीर तरकश में रखा और धनुष की डोरी खींची। इस समय मार्शल नाइट को हेरी के धनुष का एक और फायदा पता चला। ये धनुष घोड़े पर सवार होकर विशेष रूप से उपयोगी था। इसके बारे में सोचें। सामान्य धनुष का उपयोग करते समय आपको घोड़े को नियंत्रित करने के लिए अपने पैरों का उपयोग करना होगा और फिर धनुष को खींचने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करना होगा और फिर धनुष को पकड़ने और शूट करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करना जारी रखना होगा। जहां तक हैरी के धनुष की बात है, जब तक धनुष खींचा हुआ है, धनुष को खींचे रखने की स्थिति में बहुत कम प्रयास की आवश्यकता होगी। उस समय घोड़े को नियंत्रित करने के लिए अधिक प्रयास किया जा सकता था और निशाना लगाने और तीर चलाने के लिए पर्याप्त समय मिलना आसान होता था। दोनों युद्ध अश्वा बहुत तेज थे। हामिल ने सबसे पहले देखा कि महल में अव्यवस्था फैली हुई है। महल के द्वार के बाहर 4 भेड़िया सवार भागे हुए लोगों का पीछा कर रहे थे। खुरों की आवाज़ सुनकर चारों भेड़िया सवार जोर से चिल्लाए। 2 भेड़िया सवार लंबी तलवें लेकर एबेल और नाइट मार्शल की ओर दौड़े। एक तुम्हारे आगे, एक मेरे पीछे। नाइट मार्शल की आवाज़ पीछे से आए। एवल ने पहले भेड़िया सवार पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। उसके आगे वाले भेड़िया सवार के सिर में छेद हो गया और फिर उसके पीछे वाला भेड़िया सवार भी गिर पड़ा। वह नाइट मार्शल का तीर था। 2 भेड़िया सवार जो अभी भी भागे हुए लोगों का पीछा कर रहे स्थिति देखकर जोर से चीखे। एल और भाषा समझता था। वे महल में अपने साथियों को बाहर आकर दुश्मन से मिलने के लिए बुला रहे थे। एवल और नाइट मार्शल रुके नहीं। उनके अगले हमले ने दोनों भेड़िया सवारों को जमीन पर गिरा दिया। इस बार भेड़िया सवारों के मरने के बाद भी भेड़िया सवार रुके नहीं, बल्कि वे पागलों की तरह एबेल और नाइट मार्शल की ओर दौड़ पड़े। नाइट मार्शल ने शांति से चारों भेड़िया सवारों को गोली मार दी। उसने एवल की ओर देखा और कहा, ये भेड़िया सवार हैं, ये बहुत वफादार हैं, तुम्हें अपनी काली हवा के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। माँ मार्शल अंकल, मुझे पता है। एवल ने भारी स्वर में सिर हिलाया। उसने उन 4 भेड़िया सवारों को देखा जिन्हें गोली मार दी गई थी। उसने उन्हें गोली नहीं मारी क्योंकि वह उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता था। इसके अलावा उसे नाइट मार्शल पर पूरा भरोसा था। तभी मैथ्यू के महल से 6 भेड़िया सवार बाहर निकले। 6 भेड़िया सवार अपने भेड़ियों पर बड़े बड़े थैले लादे हुए थे। नाइट मार्शल की आंखों में ठंडी चमक आ गई। उसने घुरघुराते हुए कहा, मौत की तलाश में ये भेड़िया सवार आक्रमण करते समय लूट का माल भी साथ ले जाते थे। इस लालची व्यवहार के कारण ही उनकी मृत्यु शीघ्र हुई। नाइट एबेल और मार्शल पहले ही अपने तीर छोड़ चुके थे। सबसे नज़दीकी भेड़िया सवार उनसे 30 मीटर दूर थे। रास्ते में ही सभी 6 भेड़िया सवार, जिनमें उनके भेड़िया सवार भी शामिल थे, मर गए। नाइट मार्शल ने रास्ते में मरते हुए भेड़िया सवारों को देखा। उसने आ भरी और कहा, ये 10 आदमियों की टीम है। ओस बहुत ताकतवर है। अफसोस की बात है कि उनके पास कवच की सुरक्षा नहीं है। उसने एबेल की ओर देखा और कहा, लोहार संघ ने अपने लोहारों को ओस के लिए कवच बनाने से सख्ती से मना किया है। उनके अपने लोहारों के पास कवच बनाने का कौशल नहीं है, इसलिए यह ओस हमारे तीरों को रोकने के लिए केवल अपने शरीर का उपयोग कर सकते हैं। मैथ्यू के महल में घबराई भीड़ को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उन पर हमला करने वाले सभी भेड़िया सवार मारे जा चुके हैं। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठी हुई। औपचारिक पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी एबेल के सामने आया। नाइट मार्शल एविल के पीछे खड़ा होकर एविल के सेवक की तरह व्यवहार कर रहा था। नमस्ते सर नाइट, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। मैं किन हूँ? मैथ्यू के महल का बटलर। हालांकि वह डरा हुआ था, लेकिन उसकी रग में गहराई तक समाये शिष्टाचार ने उसे बहुत विनम्रता से पेश आने के लिए प्रेरित किया। उसने कृतज्ञता से हाबिल को प्रणाम किया। मैं एविल हूँ। हैरी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम्हारा मालिक कहाँ है?
एबेल इस बात से बहुत असंतुष्ट था कि बचाव के बाद उसका स्वामी प्रकट नहीं हुआ। उसने और नाइट मार्शल ने लॉर्ड मैथ्यू की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन लॉर्ड मैथ्यू प्रकट नहीं हुए। ये बहुत अशिष्टता थी। मास्टर एबेल, मेरे मालिक ने तो पहले ही यह सवाल सुनकर स्टीवर केन का चेहरा आंसुओं से भर गया था। वह इतना दुखी था कि बोल ही नहीं पा रहा था। अभी अभी उसने जो शिष्टाचार दिखाया था वह पूरी तरह से खत्म हो गया था। एक नेक एक स्टीव के लिए यह अविश्वसनीय था। हार्वेस्ट सिटी में हाबिल का नाम बहुत तेजी से फैल गया। रसो को पता था कि हार्वेस्ट सिटी में एक ऐसा नौजवान कुशल लोहार रहता है। एबेल को पता था कि कुछ गड़बड़ है। लॉर्ड मैथ्यू मुश्किल में थे। वह अपने घोड़े से कूद पड़े और केन को हाथ से सहारा दिया। इस समय एबेल ने अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा स्थिरता दिखाई। 13 साल की उम्र में ही उनकी लंबाई लगभग 1.7 मीटर हो गई थी। मैथ्यू के महल को बचाने वाले एक कुलीन व्यक्ति के रूप में हाबिल अस्थायी रूप से आदेश जारी कर सकता था यदि उसके द्वारा बचाए गए क्षेत्र में कोई कुलीन ना हो। ये कुलीनों के नियमों में से एक था। अब तुम महल में व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों का इंतजाम करो। लॉर्ड मैथ्यू के मामले में किसी को हाफ सिटी भेजो ताकि वह नगर स्वामी से बात कर सके। नगर स्वामी ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है। एबेल ने केन से कहा, जैसी आपकी इच्छा। केन का रोना भी बंद हो गया। इस समय कुलन ने आदेश दिया और मैथ्यू के महल को स्थिर रखने का निर्णय लिया। कोई भी जलते हुए घर को लूटने के लिए बुरे इरादे से नहीं आएगा। हामिल ज़्यादा देर नहीं रुका। लगभग 1 घंटे बाद मैथ्यू के महल में शांति लौट आए। होस के शव महल के बीचों बीच चौक में ढेर कर दिए गए, जबकि मैथ्यू का शव हॉल में रख दिया गया। मैथ्यू परिवार के बाकी सदस्यों के शव भी हॉल में रख दिए गए, जबकि मृत प्रजा और सेवकों के शव बगल वाले कमरे में रख दिए गए। सभी गोदामों को लोहे के तालों से सुरक्षित कर दिया गया था और एबेल ने मैथ्यू परिवार की संपत्ति की रक्षा के लिए प्रबंधक किन और 5 गार्डों को नियुक्त किया था, जबकि वे शहर के स्वामी के भवन में आकर यहां की स्थिति से निपटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महल में मैथ्यू परिवार के सभी सदस्य मारे गए। पोस के महल में घुसने के बाद उन्होंने सबसे पहले लूटने के लिए सबसे खूबसूरत कमरा ढूंढा। इसी के चलते मैथ्यू परिवार सबसे पहले मारा गया। सब कुछ ठीक से व्यवस्थित होने के बाद एबेल ने केन को जाने के लिए कहा। केन किसी कुलीन, खासकर किसी स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस समय वह विशेष रूप से आशा कर रहा था कि एबेल रुककर नगर स्वामी के किसी को भेजने का इंतजार करे। मैथ्यू के महल से बाहर आकर एबेल और मार्शल के शूरवीर ने एक दूसरे को देखा। मैथ्यू के महल का आज का दृश्य उन दोनों को बहुत प्रभावित कर गया। एक सरदार का परिवार जो कई वर्षों से चला आ रहा था, एक हमले के कारण गायब हो गया। अगर बेनेट का नाइट या मार्शल का नाइट गायब हो गया तो एविल इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब उसे दुनिया की क्रूरता का एहसास एक बार फिर गहराई से हो गया था। ओस के हमले के कारण नगर स्वामी विस्काउंट विकेंस पहले से ही बुरी तरह से संकट में था। एक महान शूरवीर होने के नाते विस्काउंट विकेंस नगर स्वामी के महल में रहकर समय समय पर किसी महल या गांव पर ओस के हमले की खबर सुनने के बजाय हावस नगर में घुस आए और दस्तों को अपनी तलवार से मार गिराना ज़्यादा पसंद करता था। कल विस्काउंट विकेंस को हैरी के महल से एक लाश और एक नक्शा मिला। किसी से उसका अनुवाद करवाने के बाद उन्हें पता चला कि यह ओक दस्तों का नक्शा था। ओक दस्ते अगले कुछ दिनों में इकट्ठा होंगे और ओक साम्राज्य के उड़ने वाले जानवरों द्वारा उन्हें मानव दुनिया से बाहर भेज दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में यह हमला लगभग खत्म हो चुका था। अगर विस्काउंट विकेंस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो ओके इस हमले से डची में विस्काउंट विकस की काफ़ी बदनामी होगी। इससे डची में विस्काउंट विकेंस की स्थिति पर भी असर पड़ेगा। आज विस्काउंट विकेंस ने पहले ही 1000 लोगों की एक सेना को नक्शे पर चिन्हित स्थान पर घात लगाने के लिए जाने का आदेश दे दिया था। इस बार विस्काउंट विकेंस ने पहले ही 3 कुलीन शूरवीरों के साथ 30 शूरवीरों को भेज दिया था। यह 1000 लोगों की एक कुलीन सेना थी। इतनी ताकत एक छोटे पैमाने की लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी। नाइट मार्शल के पत्र के अनुसार यह जानकारी उनके दत्तक पुत्र लोहार मास्टर एवल को मिली थी, जिसने एक अकेले भेड़िए पर हमला करने के लिए एक जाल का इस्तेमाल किया था। विस्काउंट डिकेंस हाफ सिटी में आए इस नए लोहार मास्टर में बहुत रुचि रखते थे। जहां तक उन्हें पता था, इस लोहार मास्टर ने जादुई हथियार बनाने की अपनी क्षमता के कारण लोहार मास्टर की उपाधि अर्जित की थी। विस्काउंट डिकेंस हमेशा इस बात पर विचार करते रहते थे कि इस नए लोहार मास्टर से जादुई हथियार मांगा जाए या नहीं। महाराज मैथ्यू के महल से कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु की सूचना देने आया है। नगर प्रबंधक ने सूचना दी। जब भी स्काउट डिकेंस ने यह सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि किसी दूसरे महल में कुछ हुआ है। उन्होंने प्रबंधक से कहा, उसे अंदर आने दो। थोड़ी देर बाद एक शर्मिंदा नौकर अंदर आया। नौकर ने अंदर आते ही रोते हुए स्वर में कहा, मेरे प्रभु लॉर्ड मैथ्यू और उनके परिवार के सभी सदस्य ओक हमले में मारे गए हैं। एक परिवार का गायब होना कोई छोटी बात नहीं थी। व्याउन बिक्स मैथ्यू परिवार के बारे में जानते थे। ये परिवार बहुत छोटा था। हार्वेस्ट सिटी में यह एक छोटा सा परिवार था, लेकिन फिर भी इसका इतिहास कुछ 100 साल पुराना था।
इसका क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ सोमल जो सबसे छोटे लॉट का क्षेत्रफल था। मुझे स्थिति स्पष्ट रूप से बताओ। विस्काउंट विकेंस को नहीं पता था कि नौकर उदास था या अनुभवहीन, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर स्थिति स्पष्ट नहीं की। इसके बजाय वे रुक रुक कर बोले, सामान्य परिस्थितियों में यदि लॉर्ड मैथ्यू विस्काउंट विकेंस को रिपोर्ट करना चाहते थे तो वे केवल सीवर को भेजते थे या वे स्वयं सीधे शहर के महल में चले जाते थे। हमले के कारण बटलर केन अब मैथ्यू के महल से बाहर नहीं जा सकता था। वह केवल एक सेवक को भेज सकता था जो आमतौर पर ज़्यादा बातूनी होता था। नौकर व्याउड बिकेंस की बातों का मतलब समझ गया। इस समय उसे स्टीवर्ट केन की बातें भी याद आ गई। शहर के महल में पहुंचकर उसे जल्द से जल्द कहानी खत्म करनी थी। शहर के स्वामी के पास उसकी बातें धीरे धीरे सुनने का समय नहीं था। आज शाम भेड़िया सवारों के एक समूह ने महल पर हमला किया। उस समय मैथ्यू के महल का द्वार खुला था और भेड़िया सवारों ने महल पर हमला कर दिया। जब भेड़िया सवार महल में दाखिल हुए तो वहां से गुजर रहे मास्टर एबेल ने भेड़िया सवारों को मारने में उनकी मदद की। मास्टर एबेल ने महल की व्यवस्था को भी स्थिर किया। प्रबंधक केन ने मुझे नगर के स्वामी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया। नौकर ने आखिरकार एक ही सांस में स्थिति स्पष्ट कर दी। व्याउड बिकेंस की आंखें नम हो गई। ये फिर से मास्टर एल था। किसी रईस की जान बचाने वाली इस तरह की बात सभी रईसों को पसंद आती थी। उसे रईसों का सम्मान मिलता। हालांकि उसने लॉर्ड मैथ्यू की जान नहीं बचाई, लेकिन उसने महल को सुरक्षित छोड़ दिया। होकी प्रथा के अनुसार वे महल में सभी को मार डालते और उसे आग में जला देते। मास्टर हामिबिल के कार्यों का पुरस्कार मिलना ही था और मास्टर हामिबिल द्वारा प्रदान किया गया नक्शा भी था। अगर घात के परिणाम अच्छे होते तो डची के लिए राजा के पुरस्कार के अनुरोध को अस्वीकार करना मुश्किल होता। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह इस तरह के पुरस्कार को अस्वीकार करे, क्योंकि तो दोस्तों, आज के इस रोमांचक सफ़र में बस इतना ही। अगर आपको फैंटेसी नाइट का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और अपने साथी शूरवीरों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए अलविदा।